सारा वक्त लगा दो उस काम को करने में जो तुम्हारा वक्त बदल दे। तो बच्चे ये जो लाइंस है ना, ये प्योरली आपके ऊपर फिट होती हैं। जिस सिचुएशन में आप हो, मतलब जिस तरह से आपको कंपार्टमेंट का पेपर देने जा रहे हो, और जिस तरह से जो नॉर्मली मेरे को बच्चों का मतलब कि मैसेज या किसी भी तरह से कमेंट बच्चे मुझे करते हैं या इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर मुझे मैसेज भेजते हैं कि सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं क्या करूं, या मैं सिर्फ यही वाले क्वेश्चन कर दूं तो पास हो जाऊंगा, मतलब वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बच्चे सिर्फ वीडियो, मतलब मैं उन बच्चों को हमेशा ये बोलता हूँ कि बच्चे अगर आप सिर्फ बैठे रहोगे हाथ पे हाथ रख के तो कुछ नहीं बनेगा, इसलिए उठ के कुछ तो करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि बैठे रहने से तो हमें पक्का पता कि 100% हम फेल हो जाएंगे, बट अगर हम कुछ ना कुछ एफर्ट करेंगे तो ज़रूर हमें हमारी जो सच्ची मेहनत है उसका फ्रूट या उसका फल जो है वो हमें ज़रूर मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि सारा टाइम लगा दो, ये मत बहाने ढूंढो कि सर मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं कर रहा, मैं 8 घंटे नहीं पढ़ सकता, मैं 9 घंटे नहीं पढ़ सकता, मुझे कुछ नहीं पता। आपको पता है कि इस कंपार्टमेंट का, अगर आपके कंपार्टमेंट का पेपर क्लियर होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा मुझे नहीं, आपको होने वाला है, किसी और को नहीं होने वाला, आपको होने वाला है। उन सब के मुंह बंद हो जाएंगे जो आपको बोल रहे हैं कि आपकी कंपार्टमेंट है, ठीक है, आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है, आपकी मतलब आपकी लाइफ जो है मेरे हिसाब से चेंज हो सकती है कि अगर आप ये कंपार्टमेंट का धब्बा जो है अपने ऊपर से हटा दें। और मैं इसी मोटिव के साथ मैंने मिशन स्टार्ट किया था कि हमें एक साल लमकाना नहीं है इसको, हमें पहली बार में ही कंपार्टमेंट को जो है वो क्लियर करना है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे हम 5 नंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कर चुके हैं। 2 नंबर के जो आपके कंपार्टमेंट के लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनमें सभी क्वेश्चंस हम निपटा चुके हैं। आज हम 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके PYQs हैं, मतलब जो आपके 23 में 24 में कंपार्टमेंट के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, सिर्फ वीडियो देखनी नहीं है, हमें कॉपी पेन लेके बैठना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है बच्चे, हो सकता है आपको ये मुश्किल लगेगा, बट बिलीव मी इसकी जो ऑप्शन में क्वेश्चन है, आपको पता है इंट्यूशन में क्वेश्चन नॉर्मली क्या होता है, ऑप्शन में होते हैं, एक ये क्वेश्चन करना है और सेकंड ये वाला करना है। वैसे ही बता रहा हूँ आपको, वैसी नॉलेज के बता रहा हूँ, ये आपकी ऑप्शन में क्वेश्चन था, ये ज़्यादा ईजी है, बट फिर भी हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। तो देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले देखो, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन है, अगर ये एक्स रिमूव हो जाए ना, ये वाला एक्स, तो काफ़ी मेरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो क्या करो, सबसे पहले इसको आई लिख लो, ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो। अब उसके बाद आपको पता है प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है, इस तरह से 0 से a fx dx, आपको प्रॉपर्टी मेंशन करनी होती है पेपर में, ठीक है। 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ये प्रॉपर्टी हम हर जगह यूज़ करते हैं, तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो i इज इक्वल टू 0 से π/2, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x को क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स dx होल डिवाइड बाय साइन π/2 माइनस एक्स, यहाँ पर पावर 4, कॉस π/2 माइनस एक्स, यहाँ पर पावर 4, इस तरह से, ठीक है। अब देखो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। वो ये सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आई कितना आ गया यहाँ पर, 0 से π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये कितना बन गया, कॉस एक्स, और नेक्स्ट कितना बन गया, साइन एक्स dx। नीचे भी सेम है बच्चे, नीचे भी ये कितना बनेगा, कॉस 4, क्योंकि ये नीचे बनेगा साइन की पावर 4, इस तरह से। इसको नंबर 2 दे दो। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, 1 + 2, हमें दोनों को ऐड करना। नॉर्मली हम ये प्रॉपर्टी ऐसे ही यूज़ करते हैं हर बार। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 टाइम्स i 0 से π/2। अब जब इनको ऐड करोगे बच्चे, इसका एलसीएम कितना आएगा, cos 4x sin 4x, यहाँ पर भी कितना है, cos 4x sin 4x। एलसीएम सेम है, ऊपर नंबर लिख लो। यहाँ कितना आएगा, x sin x cos x, यहाँ पर π/2 माइनस एक्स sin x cos x। इन दोनों को ऐड कर लिया, साथ में dx, नीचे कितना आएगा, sin 4x प्लस cos की पावर 4, इस तरह से, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले में से हम जो है 0 से π/2 हम sin x cos x कॉमन ले सकते हैं। अंदर कितना आएगा, x प्लस π/2 माइनस एक्स dx, नीचे वही sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ π/2 रह गया, उसको हम बाहर लिख लेंगे।
अब देखो बच्चे हम यहाँ पर पहुँच गए, पाई बाई 2 को मैंने बाहर लिख लिया। अब जब भी आपको मैं वैसे ही आपकी गाइडेंस की आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर आप इंटीग्रेशन करके जा रहे हो, जब भी ये सिचुएशन में फंसो कि नीचे भी कुछ साइन कॉस की पावर हो, ऊपर भी कुछ पावर हो, तो आप क्या करो, आप यहाँ पर कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर सकते हो, कॉस की पावर 4 से, ठीक है। उससे क्या होगा देखना, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर दो। नीचे इसको डिवाइड करोगे तो tan की पावर 4 बनेगा, इसको डिवाइड करोगे तो 1 बनेगा, ये भी कट जाना है, ठीक है। तो कॉस क्यूब रह गया 1 बाय कॉस क्यूब, इसमें साइन बाय कॉस कर लो, इसमें भी साइन बाय कॉस कर लो बच्चे, तो वो कितना बनेगा, वो कितना बनेगा tan, और नीचे रह गया कॉस स्क्वायर एक्स, वो कितना लिखेंगे हम, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये आपका ऑलमोस्ट इस तरह से सॉर्ट आउट हो गया। अब देखो, अब बच्चे इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। अगर आपको ये सोल्यूशन याद है कि देखो इसका सोल्यूशन अगर देखोगे ना, तो tan स्क्वायर को उन्होंने टी पुट की है, उससे क्या होगा 2 tan x सीकेंट स्क्वायर एक्स dx dt बन जाएगा डायरेक्टली। बट अगर आपको याद नहीं है, क्योंकि नॉर्मली मुझे ये होता है कि जितना कम से कम कि इसको क्वेश्चंस को क्रैम किया पेपर में, इतना कुछ याद नहीं रहता हमें, ठीक है। अगर तो आपको उस तरह से करना आप कर सकते हो, बट अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, माइंड मैप से चलोगे, तो नॉन अलजेब्रिक है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा, ध्यान से को tan का डेरिवेटिव, एंगल चेक किया, एंगल बिल्कुल सही है सबके, तो tan का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, पुट tan x इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, इस तरह से, ठीक है। आप चाहो तो लिमिट्स को भी चेंज कर सकते हो। अगर मैं x को 0 फिल करूंगा, tan 0 कितना होता है, tan 0 होता है 0, विच एम्प्लाइज t कितना आएगा 0। tan 90 कितना होता है, tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, विच एम्प्लाइज t कितना आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो चेंज करते हैं, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू कितनी आएगी dt, और tan x की वैल्यू t, नीचे कितना आएगा 1 प्लस t की पावर 4। यहां पर पहुंच गए। अब आपको पता है अब ये अलजेब्रिक है। अब अगर ये अलजेब्रिक है देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। देखो डिग्री चेक करो, ऊपर छोटी नीचे बड़ी है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। ध्यान से देखो t किसका डेरिवेटिव, t जो है वो t स्क्वायर का डेरिवेटिव है, तो मैं इसको लिख सकता हूं t स्क्वायर का स्क्वायर। अब क्या करो, पुट t स्क्वायर इज इक्वल टू u, 2t dt इज इक्वल टू du। देखो मैं आपको वैसे ही मैं आपकी गाइडेंस, आपकी थोड़ी मोटिवेशन के लिए बता दूं, कभी भी किसी क्वेश्चन को लेके डीमोटिवेटेड नहीं होना कि यार ये तो इतना मुश्किल क्वेश्चन है यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब अपना मोराल मत डाउन किया करो। अब ये सोचो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन मुश्किल है, इंटरेस्टिंग के सारे क्वेश्चन इस लेवल से नहीं है, और इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन भी है, इसलिए कभी भी किसी एक चीज को लेके ऐसा ना हो कि आप पूरी इंटीग्रेशन ही छोड़ दो, ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन देख लिया आप पूरा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव छोड़ दो। क्योंकि नॉर्मल बच्चों का ये होता है, थिंकिंग ये होती है कि कैलकुलस तो हमें करना ही नहीं है, तो वो गलती है वहां पर। जिस तरह मैंने 15 डेज स्ट्रेटेजीज में आपको बताया कि पूरा सब कुछ मत छोड़ के जाओ, कुछ ना कुछ जरूर करके जाओ, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो ठीक है, तो यहां पर t dt की वैल्यू कितनी आ गई, t dt की वैल्यू कितनी आ गई du बाई 2, और लिमिट्स भी सेम रहेंगी। t को 0 पुट करोगे तो u भी 0 आएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो यहां पर करते हैं, ये देखो, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो t dt की वैल्यू कितनी, du बाई 2, du बाई 2, 2 की जगह पर क्या लिखेंगे 4, ठीक है, होल डिवाइड बाई, इसको लिखेंगे 1 प्लस u स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, 2 यहाँ ऐसा करो, i की वैल्यू निकाल लिया, i इज इक्वल टू पाई बाई 8, 0 से इन्फिनिटी, बाद में लिखेंगे इसकी वैल्यू tan इनवर्स u, इस तरह से, और इसको कैसे लिखेंगे, पाई बाई 8 tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब tan इन्फिनिटी कब होता है 90 पर, ठीक है, tan 0 कब होता है 0 पर, तो कितना आ गया पाई स्क्वायर बाय 16। तो ये आपका आंसर है, मुझे एक बार आंसर चेक करने दो, यस बिल्कुल सही है। तो ये आपका इंटीग्रेशन का थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ठीक है। बट इसकी ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन था, मॉड वाला। और मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ बच्चे, मॉड वाला क्वेश्चन प्लीज करके चले जाना। देखो मॉड की हमेशा हमें ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढना होता है। जैसे इसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना है, x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और इसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना है, x इज इक्वल टू 2। तो अगर हम देखो, इसका मतलब ये होता है कि 1 से अगर पीछे जाएंगे
इस मॉड की वैल्यू नेगेटिव आएगी, 1 से आगे जाएंगे तो पॉजिटिव आएगी, 2 से पीछे जाएंगे तो नेगेटिव आएगी, 2 से आगे जाएंगे तो पॉजिटिव आएगी। अब 1 से पीछे जा ही नहीं सकते हम, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो पहले तो इसको ऐसे लिखो, चलो मैं स्टेप कर देता हूँ, x माइनस 1 dx, उसके बाद इसको लिखो 1 से लेके 3 x माइनस 2 dx। अब क्योंकि 1 से लेके 3 हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा तो इसका मॉड हटा दो, ये देखो जी इस तरह से इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 2 पर ब्रेक करेंगे, x माइनस 2, 1 से छोटी 1 और 2 के बीच में है तो इसकी वैल्यू सॉरी नेगेटिव आएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितनी आएगी, नेगेटिव, और यहाँ पर 2 से लेके 3 तक इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी, बस और कुछ नहीं। आप देखें इसका लेवल कितना है, देखो अब इसकी इंटीग्रेशन करो, कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, 1 से लेके 3 तक, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, 1 से लेके 2 तक, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, 2 से लेके 3 तक। ठीक है, अब जस्ट वैल्यू फिल करने को, कितना आसान क्वेश्चन है। तो इसमें वैल्यू फिल करना कितना आया, 9/2 माइनस 3 माइनस 1 फिल करना 1/2 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट माइनस अपर लिमिट 2 2 ज़ा 4/2, 2 आएगा माइनस 4, माइनस लोअर लिमिट 1 फिल करेंगे 1/2 माइनस 2, ये भी हो गया, प्लस इसको देखो 9/2 माइनस 6 माइनस 4/2 2 माइनस 4, लो जी। ठीक है, अब जस्ट सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो कितना आएगा, 2 3 6 6 3/2 आ गया, माइनस 1/2 में से 1 गया, 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2, ये देखो पहला सॉर्ट आउट हो गया, माइनस इसको सॉर्ट आउट माइनस 2, ये कितना बनेगा, माइनस 4 माइनस 3/2 प्लस 3/2, कुछ इस तरह से बन गया। इसको सॉर्ट आउट कर 9/2, ये कितना, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, ये कितना बन गया, माइनस 6 प्लस 2 माइनस के 4, लो जी ये भी सॉर्ट आउट हो गया, सॉरी ये भी सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो कितना है, 4/2 मतलब 2, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1/2 प्लस 1/2, माइनस 8 प्लस 1/2, तो ये बन गया 2 प्लस 1 3, तो 3 इसका आंसर है बच्चे, 3 इसका आंसर है, जो कि बिल्कुल हमारे आंसर से मैच कर रहा है। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, ये एक पेज पर ही क्वेश्चन हो गया, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब ये देखो कहाँ से क्वेश्चन आया, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या चेक करते हैं कि क्या मैं इसको, देखो सबसे पहले आपको हमेशा बोलता हूँ होमोजेनियस चेक कर लो, इस जोन में कितने वेरिएबल हैं, 2, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो यस इट इज़ होमोजीनियस। और अगर ये होमोजीनियस है तो हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, डेरिवेटिव करो dy बाई डी एक्स, वी एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स एज इट इज वी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स, सबको वहाँ पर फिल कर दो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज वी का y को वी एक्स लिखो, एक्स स्क्वायर y को वी एक्स लिखो। अब आपको पता है ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर कितना आएगा v, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर कितना आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, ये कट जाना बच्चे। ठीक है, अब इस v को उधर ले जाओ, एक्स डी वी बाई डी एक्स v, ये ऑलमोस्ट बच्चे यहाँ तक ना हर एक क्वेश्चन होमोजीनियस का सेम होता है। और अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर, जैसे ये क्वेश्चन 3 नंबर में है, आपको 1 या 1.5 नंबर तो मिल ही जाएगा बिना इंटीग्रेशन के भी, इसलिए बोल रहा हूँ कुछ भी छोड़ के मत जाओ। इसको सॉर्ट आउट करो, एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 सॉरी v, इसको माइनस वी क्यूब, यस 1 प्लस वी स्क्वायर, ये भी कट गया। इसको इधर ले आओ, 1 प्लस वी स्क्वायर को डी वी के पास ले आओ, साथ में वी क्यूब को ले आओ, उधर रह गया माइनस, तो इसको माइनस को कैसे लिखोगे, डी एक्स, इस एक्स को उधर ले जाओ, एक्स इस तरह से, लो जी। अब बस अगर आप यहाँ तक भी करके आते हो तो आपको 1.5 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। अब इंटीग्रेशन रह गई, इसकी इंटीग्रेशन बहुत आसान है, 1 बाई वी क्यूब को मैं लिख सकता हूँ वी की पावर -3, इसको लिखूँगा 1 बाई वी, 1 बाई वी क्यूब को ये लिखा, वी स्क्वायर बाई वी कितना बन गया। ठीक है, इस तरह से इकट्ठे ही सॉल्व करेंगे। चलो अब करते हैं इंटीग्रेशन इसकी, कितना आएगा, v की पावर -3 + 1 मतलब -2 बाई -2 लॉग v की लॉग मॉड v इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस सी, इस तरह से।
ठीक है, अब फाइनल आंसर करना है क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें निकालना है। ठीक है, तो ये ऐसा करो, इसको लिख लो जी -1/2v²। v को क्या लिखोगे, v को लिखो y²/x²। ये देखो v की वैल्यू कितनी आएगी, y²/x²। ठीक है, प्लस log v को लिखोगे y/x माइनस log mod x प्लस c। ठीक है, ये आगे आपका आंसर। अब देखो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, y 1 है, x 0 है। अब x नीचे ना आपको प्रॉब्लम देगा, देखो ये x तो इस x का तो निपटारा हो जाएगा, इस वाले x का ये ऊपर चला जाएगा बेसिकली, -x²/2y²। ये x आपको प्रॉब्लम देगा, तो इसके लिए आप क्या करो, इसको लिखो log a माइनस log b। a/b का फॉर्मूला क्या होता है, log a/b का, log a माइनस log b इज इक्वल टू माइनस log mod x प्लस c। ये आपस में कट हो गया। देखो ये ना सब कुछ आपको आना चाहिए, वही पेपर में प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। x 0 है तो 0 ही आएगा, log 1 भी वैसे 0 होता है, इज इक्वल टू c, विच एम्प्लाइज c कितना आ गया 0। अगर c 0 आ गया तो हमारा सोल्यूशन हमारे पास आ गया, x² प्लस log mod y इज इक्वल टू c तो कितना है 0। तो बस ये आपका आंसर है। इसको चाहो तो आप इधर उधर शफल कर सकते हो, जैसे log y को उधर ले जाओ, माइनस माइनस कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था। किसके क्वेश्चन है ये बच्चे, मैं आपको बताना शायद भूल गया, बताया नहीं आपको, लिखा हुआ मैंने, ये 2023 के सभी क्वेश्चन है कंपार्टमेंट के पेपर के। ठीक है, कंपार्टमेंट के पेपर के हैं। अब देखो ये फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये किसी और सेट में होगा। देखो आपके कंपार्टमेंट में 3 सेट्स आएंगे, जो पिछले मैं उनकी एक्सपीरियंस से मैंने देखा 3 सेट्स आ रहे हैं आपको कंपार्टमेंट के पेपर में, उनमें भी हल्के फुल्के चेंजेस होते हैं पेपर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करना है। अब देखो अगर हम होमोजीनियस को देखें तो जैसे ही मैंने ये कांस्टेंट देखा, अगर आपने होमोजीनियस मेरे से पढ़ा है तो मैंने आपको बताया होमोजीनियस में कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। उसके बाद अगर इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ देखें तो ये y में देखो y की पावर 1 है और कहीं नहीं है, तो ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला। तो इसको इसी फॉर्म में लिखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, डिसाइड कर लिया करो पहले ही। अब देखो इसको 1/x² से डिवाइड करते हैं सब जगह पर, तो कितना आएगा 2xy/1 प्लस x² इज इक्वल टू 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आई 2x/, ये आपको पेपर में MCQ आ सकता है। q की वैल्यू कितनी आई 1/1 प्लस x² का होल स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो, वैसे नॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशन में से एक नंबर का जो MCQ आता है वो होता है ऑर्डर एंड डिग्री का, बट आजकल ये बहुत आ रहे हैं कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दो। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ये देखो जी, e की पावर p dx की इंटीग्रेशन, p कितना है 2x/1 प्लस x² dx। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है 1 प्लस x² डेरिवेटिव लॉग मॉड फंक्शन कौन है 1 प्लस x²। e और लॉग आपस में कट गए, इसका आंसर कितना आएगा 1 प्लस x²। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर आपको ये MCQ पूछा तो आप बड़े आराम से यहाँ पर आंसर कर सकते हो। अब जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, आपका सोल्यूशन कैसे आता है y इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 प्लस x², q कितना है 1/1 प्लस x² का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस x²। अब ये भी आपस में कट गया, 1/1 प्लस x² की इंटीग्रेशन कितनी होगी tan इनवर्स x प्लस c। अब यहाँ पर भी पर्टिकुलर सोल्यूशन वो बोल रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या फिल करोगे, y को 0, x को 1। ठीक है, तो यहाँ फिल करते हैं तो कितना आएगा, देखो y को 0, यहाँ पर 0 ही आ गया, tan इनवर्स 1 प्लस c। tan 1 कब होता है π/4 पर, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -π/4। अब वापस से फिल कर दो, वापस से फिल करोगे तो ये हमारा क्या आएगा सोल्यूशन y इंटू 1 प्लस x² इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस π/4। तो ये आपका बच्चे आंसर है। ठीक है, ये बच्चे आपका आंसर है। मुझे बताओ इसमें आपको क्या मुश्किल लगा, क्या कुछ ऐसा है
जो आपको लगे कि हमसे सॉल्व ही नहीं होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2023 का 5th क्वेश्चन है और कहाँ से आया? यस, प्रोबेबिलिटी में से। और पूरे चांसेस हैं कि प्रोबेबिलिटी का एक 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आने ही वाला है। मैंने लास्ट वीडियो 15 डेज स्ट्रेटजीज वाली वीडियो में बताया था कि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा यूनिट है जिसमें से 8 नंबर का पेपर आपको आने वाला है। उसमें अगर हम मुश्किल से बात करें तो 3 टॉपिक है मेन: कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। चलो ठीक है, 4 टॉपिक हो गए और इन चारों टॉपिक्स को मैंने एक ही एग्जाम्पल से समझाया। आप चाहे हमारा प्रोबेबिलिटी की रैपिड रिवीजन वाली वीडियो में देख लो, 10 या 15 मिनट में प्रोबेबिलिटी पूरी करवाई है मैंने आपको, या वन शॉट पूरा देख लो, ठीक है। बट मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको लगेगा कि सर केस स्टडी बहुत मुश्किल आती है प्रोबेबिलिटी में से। अगर केस स्टडी को छोड़ दें, उसको साइड पे कर दो, 4 नंबर की केस स्टडी साइड पे कर दो, तो बाकी जो 4 नंबर है ना वो इतने मुश्किल नहीं होते। आउट ऑफ 2 पे देखो क्वेश्चन देखना, बैग ए कंटेन 2 वाइट। देखो इसमें बैग एक 1 है, सॉरी मान लो बैग ए है। अब बैग ए में जो है 2 वाइट बॉल हैं और 3 रेड, ठीक है। आपको पता टोटल कितनी बॉल होगी इसमें? 5, ठीक है। बैग 2 भी लिख लो, ये बैग 2 है आपका। बैग बी में जो है 4 वाइट बॉल हैं और 5 रेड, टोटल इसमें 9 बॉल्स हैं। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को निकाला गया फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है। कंपार्टमेंट के ऑफिशियल पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। जैसे ना बोलते हैं जिसको कि अगर मुझे बेस थ्योरम आपको समझानी है तो पहला क्वेश्चन मैं आपको यही करवाऊंगा कि ऐसा होता है। इसमें एक इवेंट जो है वो हो चुका है। कौन सा इवेंट हो चुका है? ए इवेंट जो है वो पहले हो चुका है। कौन सा? बॉल इज रेड। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो इवेंट पहले हो चुका उसको ए लिखो, ठीक है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? यहां पर देखो, किसकी प्रोबेबिलिटी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। जिसको मतलब कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको E1 लिख लो। बैग बी इज सेलेक्टेड। ऑब्वियस सी बात है, बैग बी में से बॉल निकली है, इसका मतलब बैग बी सेलेक्ट हुआ होगा। E2 का मतलब लिख लो, बैग ए इज सेलेक्टेड। ये मेरा तरीका है अपना बेस थ्योरम को सॉल्व करवाने का। आपको पता है सब कुछ हम पहले ही लिख लेते हैं। अब इसके बाद क्या फाइंड करना है आपको पता है, हमें ये फाइंड करना है। इसको पढ़ के देख लो। E1/A जो है वो हमें फाइंड करना है कि बैग बी सेलेक्ट। एक नीचे जो इवेंट होता है उसका क्या मतलब है कि वो चीज़ हो चुकी है, बॉल रेड निकल चुकी है, पता करो कि वो बैग बी में से आई है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके लिए हम सिंपली एक चीज़ फॉलो करते हैं कि सारा कुछ पहले लिख लो। जैसे कि यहाँ पर लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहाँ पर लिखो E1/A, यहाँ पर लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यहाँ पर लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/, सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूँ ना, उल्टा लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, इससे उल्टा लिखना होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब देखो, अब E1 का मतलब पढ़ो। E1 का मतलब है सर बैग B इज सेलेक्टेड। बैग B को सेलेक्ट करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? सर जी 2 बैग हैं तो 1/2 ही होगी, 2 बैग हैं तो 1/2 ही होगी। हो गया ये। अब इसको ध्यान से पढ़ो। अगर आपने सब कुछ यहाँ पर सही लिखा है ना तो यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेटली मैच होगा। देखो इसका मतलब क्या है, जो नीचे वाला इवेंट है वो हो चुका है, E1 हो चुका है। E1 का मतलब क्या है कि बैग B जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। बैग बी जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। तो किसकी? ए का मतलब क्या है कि बॉल जो है वो रेड है। बैग बी सेलेक्ट हो चुका है, बैग बी सेलेक्ट हो चुका है और बॉल कौन सी है? रेड। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दो कितनी है? 5/9। मुझे ये बताओ इसमें मुश्किल क्या है? इसको पढ़ो। E2 हो चुका है मतलब बैग ए जो है वो सेलेक्ट हो चुका है, पता करो कि बॉल रेड है। अब ए बैग सेलेक्ट हो चुका है, इसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/5। बस अब जस्ट हमें एक फॉर्मूला लिखना है इसका E1/A का। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1, नीचे जितने भी हैं सबका सम, जिसको हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ये लो जी, ये लो। अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पर फिल कर दो, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर फिल कर दो। ऊपर कितना आएगा? 1/2 इंटू 5/9, नीचे भी वही 1/2 इंटू 5/9 प्लस 1/2 इंटू
3/5। अब मैं कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मुझे आंसर मैंने पहले से लिख रखा है। तो इसका आंसर बच्चे कितना आया? इसका आंसर आया 25/52। तो ये बच्चे आपका आंसर है, ये बच्चे आपका आंसर है। मुझे जब ये बताओ 3 नंबर का ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कितना मुश्किल था? नहीं बच्चे, जस्ट आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी सोच के साथ जाओगे आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, ये ऑप्शन के साथ शायद क्वेश्चन होगा, आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50। यहाँ ऐसा हो सकता है किसी दूसरे सेट में ये क्वेश्चन आया होगा। आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल, 50 लोगों का ग्रुप है, 20 ऑलवेज स्पीक दी ट्रुथ, 20 जो है वो हमेशा सच बोलते हैं। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि 30 जो हैं वो झूठ बोलने वाले हैं, ठीक है। 2 पर्सन आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 बंदों को, 2 पर्सनस को सिलेक्ट किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो जी, डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया और मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सिलेक्टेड पर्सन हु ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। देखो, अगर आपने, फिर वही बोल रहा हूं, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन मेरे से पढ़ी है तो डिस्ट्रीब्यूशन में होता है एक एक्स। अब x को क्या लेंगे? जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड करनी है, जिसका हमें मीन फाइंड करना होता है। जैसे हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने किसकी, हु स्पीक्स द ट्रुथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लो x का मतलब क्या है, स्पीक्स ट्रुथ, जस्ट अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है। अब देखो, मुझे मैंने दो बंदे सेलेक्ट करने हैं। हो सकता है कि x की वैल्यू कितनी है, x एक रैंडम वेरिएबल हो गया ना, x की वैल्यू 0 भी आ सकती है, मतलब सच बोलने वाला कोई आया ही नहीं। ये भी हो सकता है सच बोलने वाला कितना हो, 1, ये भी हो सकता है दोनों सच बोलने वाले ही आ जाएं। अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है और ये बच्चे बहुत ईजी है। ये देखो कैसे करेंगे, यार लो, ये देखो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि सच बोलने वाला कोई नहीं है। मतलब क्या है कि झूठ बोलने वाले दोनों, ठीक है। ये भी झूठ बोलने वाला है, मतलब झूठ मतलब लाई, ठीक है, झूठ बोलने वाला। अब मेरे को ये बताओ, झूठ बोलने वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो, सच बोलने वाले 20 हैं तो झूठ बोलने वाले 30 हैं, 30/50। और नेक्स्ट टाइम जब दूसरा बंदा हम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी कितनी होगी, 29/49, क्योंकि एक कम हो गया झूठ बोलने वाला, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, और एक टोटल में से भी कम हो गया। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी मैंने कैलकुलेशन पहले कर रखी है। इसका आंसर आएगा 87/245, ठीक है जी। चलो आओ आगे चलते हैं। अब देखना आगे क्या करेंगे, px इज इक्वल टू 1, बहुत ध्यान से करेंगे। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब यहाँ झूठ बोलने वाला आ गया, दूसरा सच बोलने वाला आ गया। ये भी हो सकता है कि पहला सच बोलने वाला आ गया फिर झूठ बोलने वाला आ गया। इसको सॉल्व करो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 30/50, इसकी 20/49, सच बोलने वाले की 20/50 और इसकी 30/49। इसको भी सॉल्व करेंगे, मैंने पहले सॉल्व कर रखा है। इसका आंसर बच्चे आएगा 120/245, ठीक है जी, 120/245। अब कौन सा रह गया? अब रह गया जी एक और, x इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों सच बोलने वाले आ गए। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ t, सच बोलने वाले कितने हैं, 20/50 और 19/49, तो ये आएगा 38/245। चेक कर लो, यस। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कंप्लीट है, क्वेश्चन ये कंप्लीट है, चेक कर लिया करो। 87, 120, 87 और 38 को जोड़ना, यस 245, मगर ये इन सब का सम कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीटेड है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और सेट में ये क्वेश्चन हो सकता है हो, जो कितने नंबर का आया, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो, अब सोच के देखना, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं चलो वो बात तो अलग है, जो बच्चे नहीं पढ़े, अब ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो कैसे स्टार्ट करेंगे? तो यहाँ पर हमारी हेल्प कौन करेगा, हमारा माइंड मैप। मैं आपको बोलता हूँ ना कि माइंड मैप से हम ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो माइंड मैप कहता है कि सर जी ये नॉन अलजेब्रिक है, और अगर नॉन अलजेब्रिक है तो सर जी इसकी एंगल चेक करो, थीटा, बिल्कुल सही है, ये 1 पावर में ही है। अगर थीटा से बात नहीं बन रही देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। अब देखो कौन किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, कॉस थीटा। सर जी साइन का डेरिवेटिव है, तो बस पुट साइन थीटा इज इक्वल टू टी,
कॉस थीटा डी थीटा कितना आएगा dt, ऊपर कितना आ जाएगा बच्चे dt, नीचे कितना आएगा, नीचे भी चेक करो 3 माइनस 3t माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या करें, इसको लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखना बहुत आसान है, क्या लिखूंगा 1 माइनस टी का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, अब इसको सॉल्व करते हैं dt बाय 3 माइनस 3t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, dt बाय इसको लिखो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 अंडर रूट। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल फॉर्म, मतलब ये पेपर में ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। अब ये क्वेश्चन वैसे हमारे लिए बहुत इजी है। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक है, ऊपर से अंडर रूट, अगर ये अंडर रूट नहीं होता तो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकता हूँ इसके फैक्टर्स बना के, बट अगर इसका अंडर रूट है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर से करेंगे। आपको पता है बच्चे, इसको हम क्या करेंगे, लेट इसको लिखो अलग से टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 अंडर रूट। इसका कॉफिशिएंट 1 है, ठीक है, इसका -3 का हाफ -3/2, उसका स्क्वायर 9/4 प्लस 9/4 माइनस 9/4। अब जिन को मैंने लिखा है, जैसे इसको हमेशा लिखना है, और जिसको प्लस किया इसको लिख लो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 9/4 माइनस, बाकी क्या रहेगा 2, सॉरी माइनस नहीं प्लस आएगा 2 और माइनस 9/4 अंडर रूट। अब ये किसका स्क्वायर है भला, ये है जी t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। चेक कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल चेक कर लो। और ये कितना बन गया 8 माइनस 9 माइनस 1/4। तो देखो जी, ये आपका ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब देखो इसको क्या लिखेंगे dt अपॉन t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग मॉड एक्स, एक्स मतलब ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। थोड़ा सा ऑर्डर करना कर लो। टी को क्या लिखोगे, टी कहाँ पर क्या, ये रहा साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस 3/2 प्लस इसको भी लिख लो साइन थीटा माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस सी। ये आपका आंसर, मुझे आंसर चेक करने दो एक बार इसका। यस, बिल्कुल सही है बच्चे। अब आपकी मर्जी है, इसको सॉर्ट आउट करना हो थोड़ा बहुत कर लेना, बट मेरे अकॉर्डिंग ये सफिशिएंट है। आ जाओ, देखो यार, देखना आपने देखना यहाँ पर हमने माइंड मैप ने कितनी हेल्प की है। अब देखो ये आपका LPP का क्वेश्चन है, ठीक है, कितने नंबर में है 3 नंबर में। इसको हमें मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो 3x + 4y, पहले तो इसको लिखो इज इक्वल टू 8। इसका बॉक्स बनाओ इस तरह से x y, x को 0 करोगे तो y कितना आएगा 2, y को 0 करोगे तो x कितना आएगा 8/3। इसको रफ में लिख लिया करो, कितना आएगा 2 × 6, 2 बच गया, 3 × 6 = 18। तो कुछ इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली लिख लो, ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन के लिए कि हमें ग्राफ बनाना है। अब येलो लाइन होगी, अब ऐसा करते ब्लू लाइन की बात करते हैं। 5x + 2y = 11। लो जी, इसको भी करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने केयरफुली सिलेक्ट किया है। x को 0 करो तो y कितना आएगा 11/2, 11/2 मतलब 5.5, ठीक है। y को 0 करोगे तो x कितना आएगा 11/5, कितना आया 5 × 2 = 10, 1 बच गया, 5 × 2 = 10, 2.2, ठीक है। अब इसके साथ साथ बच्चे, साथ में इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लो। 3x + 4y = 8, इसको ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 10x + 4y = 22। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट गया, -7x, ये कितना बन गया -14। तो x कितना आ गया 2। x अगर 2 आ गया तो इसको वापस से फिल कर दो इसमें, यहाँ 6 बन गया, तो 4y = 8 - 6 2, y कितना आ गया 1/2, ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, ग्राफ को नेक्स्ट पेज पे हम बना लेते हैं।
अब देखो बच्चे, ये लाइन जो है 0,2 2 पॉइंट, ठीक है, ये येलो है, ये ब्लू है, मैंने पहले से बना रखा है यहाँ पर, मैंने बना लिया ताकि टाइम वेस्ट कम से कम हो, ठीक है। 0 से 2 2.6 और ये 0 to 5.5 ये 2.2, तो इस तरह से है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये बना 2,1/2। अब चेक कर लो, यहाँ पर x2 होगा, अप्रॉक्स सही ही आएगा बिल्कुल आपका, ठीक है। अब बात करते हैं शेडिंग की, तो यहाँ पर शेडिंग की बात करते हैं, जहाँ पर देखो ये यहाँ पर 0 0 फिल करेंगे तो कितना आएगा, 0 greater than equal to 8, कितना आएगा 0 greater than equal to 11। ये दोनों क्या हुए, फॉल्स। फॉल्स मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, हमें अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें शेड करना है बच्चे, ये देखो, तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन हम इस तरह से शेड करेंगे, ये देखो जी, ये शेडिंग आपकी, ठीक है। अब जैसे ही ये अवे फ्रॉम ओरिजिन आता है ना, तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये अनबाउंडेड है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर आपने मेरा माइंड में एलपीपी अच्छे से पढ़ा है तो मैंने आपको बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी ऐसा अनबाउंडेड ओरिजिन आए तो z को दोबारा लिखो, लेट, ऐसा करो, इसके पहले कॉर्नर पॉइंट्स लिख लो। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स वो आए हैं जी 0,5.5, ठीक है, 2,1/2 और 2.6,0, ठीक है, 2.6,0, ठीक है। 0,5.5 11/2, इसको 11/2 लिखो, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी रहेगा। 11/2 इसको भी लिख लो, 2.6,0 मतलब 8/3। चलो जी, अब जैसे ही हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, आप क्या करो, z निकालो। z कितना है, 3x + 8y। z कितना है हमारा, 3x + 8y। सबसे पहले आप 0,11/2 फिल करो, तो कितना आएगा बच्चे, 0, 88/2 मतलब 44, मतलब इसका आंसर 44 आएगा। उसके बाद 2,1/2, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर आ गया 10। उसके बाद आएगा 8/3,0। अब 8/3 यहाँ पर फिल करोगे, 8/3 तो 8 आएगा प्लस 0 मतलब 8 आ गया। तो इसमें मुझे ये बताओ, इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इसमें मुझे ये बताओ। मिनिमम वैल्यू पूछी है ना उन्होंने, मिनिमम वैल्यू ही पूछी है उन्होंने, यस मिनिमम। अब हमारे अकॉर्डिंग मिनिमम वैल्यू ये है, हमारे अकॉर्डिंग मिनिमम वैल्यू ये है। बट इसको आंसर करने से पहले हम क्या करेंगे, इसी लाइन को लेट हम लिखेंगे, लेट 3x + 8y, ये जो है ना ये इससे भी मिनिमम है। देखो हमें, देखो अगर तो बाउंडेड रीजन है फिर तो हमारा कॉर्नर पॉइंट्स पर हमारा आंसर है, बट अगर अनबाउंडेड है तो पहले कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल लो। ये आपको लग रहा है मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो इससे भी कम है, ठीक है। इसको भी ग्राफ पे बना लो, इसको ग्राफ पे बनाओ। देखो x y, x को 0 करोगे तो y कितना आएगा 1, y को 0 करोगे तो कितना आएगा 8/3, मतलब 8/3 कितना हो गया 8/3,0। ये पॉइंट है हमारे पास 0,1 पॉइंट यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है। 8/3,0 तो 8/3 2.6 बना, तो ये लाइन बनेगी बेसिकली, ये लाइन बनेगी, ये देखो अप्रॉक्सीमेटली ये लाइन बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली लाइन कौन सी है, 3x + 8y, ठीक है, = 8, इस तरह से, ठीक है। उन्होंने बोला ये यहाँ पर क्या है, इसको आप चेक करो, ये ट्रू है कि फॉल्स है। यहाँ पर क्या बनेगा 0 < 8, ये क्या बना ट्रू, ट्रू मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, ये नीचे को शेड करेगा बच्चे, ये नीचे को शेड करेगा। क्या इसका हमारे कॉमन, क्या इसका हमारे अनबाउंडेड रीजन से कुछ कॉमन है, नहीं। आप क्या लिखोगे, देयर इज नथिंग कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है। देयरफॉर 8 इज मिनिमम वैल्यू। मैंने आपको बोला ना, देखो एलपीपी का ये सबसे एडवांस क्वेश्चन है, मुश्किल जो आपको उलझा सकता है, बट मैंने माइंड मैप से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप चाहे हमारी रैपिड रिवीजन वाली सीरीज देख लेना, उसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर कुछ कॉमन आ जाता तो मैं बोलता कि कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है, बट कुछ भी कॉमन नहीं आया, इसलिए 8 ही इसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इंटीग्रेशन के अंदर से आया है। मुझे सबसे पहले बच्चे ये बताओ, ये आपको कौन सा क्वेश्चन लग रहा है।
अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन ढंग से पढ़ी है बच्चे, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हम जस्ट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को वाई लिख लो, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये पता क्या बन जाएगा, 2y + 1 y और y + 4। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप बन जाएगी, ठीक है। बहुत आसान है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2y + 1 = a के साथ आएगा y + 4 प्लस b के साथ क्या आएगा, y। तो अब हमें वैल्यूज फिल करनी है, तो y को पुट करो जी, y को फिल करो जी 0, तो ये कितना बन गया 1, यहाँ पर कितना बन गया 4, यहाँ पर 0, a की वैल्यू यहाँ से हमें क्लियर होगी 1/4। नेक्स्ट वैल्यू क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू ऐसा करो, y को लो जी -4, ये कितना बनेगा -8 + 1 -7, यहाँ पर 0, यहाँ पर -4, तो b कितना आ गया 7/4। अब वापस से फिल कर दो, जैसे ही आप वापस फिल करोगे बच्चे, ये देखो यहाँ पर फिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिल करेंगे तो कितना आएगा, a/1/4 y प्लस 7/4 y + 4। अब आपको पता है हमने y को क्या लिखा था, जस्ट x² लिखा था, ठीक है। इस तरह से ये सेपरेट मैंने कर लिए। अब इसको 1 में फिल कर दो, 1 में फिल करने का मतलब है इसको इंटीग्रेट कर दो इस तरह से, ये देखो जी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये इस तरह से, इसको ऐसे लिख दो। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी बहुत आसान है हमारे लिए, 1/4 इसको ऐसे लिख लो, x⁻² dx 7/4, ये बनेगा 1/a tan 1 x/a + c। इसको भी सॉर्ट आउट कर दो, ये बनेगा 1/4 x⁻² + 1 -1 -1 प्लस 7/8 tan 1 x/2 + c। फाइनल आंसर दे दो जी, कितना आएगा, -1/4, x को नीचे ले आओ, x + 7/8 tan 1 x/2 + c। इसका मुझे आंसर चेक करने दो, तो देख लो कितना आसान क्वेश्चन था ये। कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सभी 2023 के हैं, फिर से बार बार बोल रहा हूँ। अब ये देखो जी, ये बताओ कहाँ से क्वेश्चन है। सर जी ये JB क्वेश्चन जो है ये फैक्टर्स बने हुए हैं, ये क्वेश्चन भी जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन से ही है, ठीक है। अब आपको पता है ये क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर्स नहीं बन रहे हो, थर्ड टाइप है ये। तो सबसे पहले क्या लिखो इसको, नंबर 1 लेट x/x - 1 x² 1। थर्ड टाइप में क्या होता है, इसको लिखो a/x - 1 और जिसके फैक्टर्स नहीं बन रहे उसके ऊपर लिखो bx + c x² + 1। अब बहुत से सॉल्यूशंस में ऐसा भी होता है कि इसी क्वेश्चन को वो थर्ड टाइप मानते हैं, ठीक है। तो कई बार वो मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल लगता है। अब ये आसान है, ये आसान है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a के साथ आएगा x² + 1, bx + c के साथ क्या आएगा x - 1। अब वैल्यूज़ फिल करनी है। सबसे पहले तो ऐसा करो, x को क्या फिल करो 1, ताकि ये तो 0 बने, 1 = 1 + 1, ये 0 बन गया। तो a की वैल्यू तो मेरी आ गई 1/2। अब नेक्स्ट वैल्यूज़ निकालने के लिए थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इसको लिख लो ax² + a, bx² - bx प्लस cx - c। अब आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे मुझे a की वैल्यू पता है, तो आप ऐसा करो, कोफिशिएंट ऑफ x² कंपेयर कर लो। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, विच एम्प्लाइज b = -a, मतलब -1/2। p की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या करो, नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चे, ये देखो नेक्स्ट ऐसा करो, a और c कांस्टेंट कंपेयर कर लें, कांस्टेंट लिख लो, कांस्टेंट फिर से कितना, यहाँ पर 0, a यहाँ पर कांस्टेंट कितना a और -c, a - c विच एम्प्लाइज c = a, मतलब 1/2। ले सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसको दोबारा लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, a कितना है 1/2 x - 1 प्लस b कितना है
-1/2 -1/2x प्लस 1/2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको मैं 1 में फिल करना है, पुट इन 1 में फिल करने का मतलब इंटीग्रेट करना है। 1/2 बाहर लिख लो, इसको इंटीग्रेट करना, ये तो हो ही जाएगा। चलो जी, इसका निपटारा तो हमारा हो गया। अब इसमें से ऐसा करो 1/2 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा -x प्लस 1, इस तरह से। ठीक है जी। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है log mod x माइनस 1। अब रह गया इसका। अब यहाँ पर अगर फंस गए तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर सर जी अलजेब्रिक है, डिग्री नीचे 2 है ऊपर 1 है, तो डिग्री छोटी है नीचे बड़ी है ऊपर छोटी है, में गो फॉर डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कितना है सर जी 2x, वो ऊपर पड़ा है ना। ध्यान से देखो, इसको सेपरेट कर दो, माइनस को बाहर निकाल लो, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है। अब 1/2 ये इसको सेपरेट कर दिया, 1/2 1/x² प्लस 1 dx। देखो जी, मैंने -x को सेपरेट किया, 1 को सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, उससे क्या होगा, इसका डेरिवेटिव जो है ऊपर पड़ा है, तो कितना आंसर आएगा इसका 1/2 log mod x माइनस 1। ये कितना बन गया -1/4, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो log mod x² प्लस 1। अब 1/2 फिर से है, अब tan इनवर्स, इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये बच्चे आपका आंसर है। मुझे पता तो फिर भी चेक कर रहे हैं तो क्रॉस चेक, क्योंकि इंटीग्रेशन में कई बार गड़बड़ भी हो सकती है, कई बार कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना रह जाए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है बच्चे। ठीक है, तो ये देख लो पार्शियल फ्रैक्शन के दोनों क्वेश्चन आए थे। मैं आपको हर बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन बच्चे प्लीज़ करके चले जाना। ठीक है, अब फिर से ये देखो, मुझे सिर्फ ये बताओ बच्चे कि इसमें से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, सर जी नॉन अलजेब्रिक है, नॉन अलजेब्रिक इसका एंगल चेक करना, सर जी x है 2x है, जो सही एंगल तो सही है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। अब ये किसका डेरिवेटिव है, ex का डेरिवेटिव ही है, तो हम क्या करेंगे, पुट ex इज इक्वल टू टी। ex dx की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, dt, यानी कि ऊपर कितना बनेगा, ऊपर कितना बनेगा dt, नीचे 5 - 4t माइनस e2x को क्या लिख सकते हैं, e2x को लिख सकते हैं बच्चे इस तरह से, यानी कि ये कितना बन जाएगा t² अंडर रूट, इस तरह से। ये आपका क्वेश्चन है। और पेपर में ये क्वेश्चन, मतलब मैं वैसे आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, 16-17 साल का एक्सपीरियंस जो है उससे बता रहा हूँ। ये किसका क्वेश्चन है, 2023 के कंपार्टमेंट का क्वेश्चन, और ये 2024 में और 25 में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में ऐसा आया था। थोड़े बहुत स्टेटमेंट में चेंजेस होंगे, बट यहाँ पर माइनस से आया था, मतलब सेम इसी तरह से आया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट इसमें देखो, इसको परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कि इस टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो, 1। यहाँ पर -1 है, तो इस माइनस को एडजस्ट करो। जैसे ही आपने इसको एडजस्ट किया, इसको बाहर नहीं निकालना, वो माइनस का अंडर रूट कितना होता है वो आपको पता है, कम कम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, आपको पता परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व करना है, इस माइनस को अंदर रखो, जो भी हम करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे, -5, इसका हाफ करना, सर जी 2 का स्क्वायर करना 4 + 4 -4। मैंने वो क्या सिखाया था, सर जी ये तो लिखना ही लिखना है और जिसको प्लस की है। ठीक है, तो t² + 4t + 4 -5 - 4 -9, और बाहर कितना है माइनस, इसको मत भूलना, बस इसको मत भूलना। ठीक है, ये किसका स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा t + 2 का होल स्क्वायर, चेक कर लो, -3 का स्क्वायर, ये माइनस बाहर पड़ा है। अब जैसे ये सेपरेट सेपरेट हो गए, इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये लो जी, अब इसको इंटीग्रेट कर दो बच्चे, dt/3 का स्क्वायर माइनस t + 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, a² - x², इसकी इंटीग्रेशन होती है sin इनवर्स x बाई a प्लस c। अब t कितना था, ex। ओके, ये लो जी, ये आपका आंसर है बच्चे। इसमें मुझे बताओ आपको क्या मुश्किल लगा, ये आपका आंसर है। यस, बिल्कुल सही है। चलें आगे जी, आ जाओ जी, आगे आ जाओ जी। अब ये देखो कहाँ के क्वेश्चन आ गए, 2024 के 3 नंबर के क्वेश्चन।
ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन 3 नंबर में किस में से आया, ये मैट्रिसेस में से आया हुआ है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा, यहाँ बोलो डिटर्मिनेंट में से आया, वैसे इनके क्वेश्चन कंबाइन ही होते हैं। यहाँ पर ए और यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि ए की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड करो और इनवर्स भी फाइंड करो। अगर किसी हिसाब से इस मैट्रिक्स को उठा के मैं उधर ले जाऊं, देखो इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। बेसिकली क्या हो रहा है कि ए के साथ मैंने कुछ मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मान लो इसका नाम क्या है, मान लो इसका नाम क्या है बी, ठीक है, और इसका नाम क्या है सपोज एक्स, ठीक है। ये सिचुएशन है, ठीक है। अगर मैं बी को उठा के उधर ले जाऊं तो मेरे पास मेरा ए का आंसर आ जाएगा, बट उठा के हम मैट्रिसेस में ले जा नहीं सकते। हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे करते हैं कि बी को बी इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये कितना बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये है जी आपका सारा क्वेश्चन का माइंड मैप। इस तरह से हमें करना है। बहुत से बच्चे उनको पता होता है कि बी इनवर्स, इसका इनवर्स हमें फाइंड करना है, बट वो कई बार क्या करते हैं, बी इनवर्स को आगे लिख लेते हैं। ये ध्यान रखना, आगे लिखना, क्योंकि यहाँ पर वो पीछे है, यहाँ पर हमने राइट साइड से इन्वर्स किया है, तो यहाँ पर भी राइट साइड से ही करेंगे, ठीक है। अब हमें बेसिकली क्या करना है, बी इन्वर्स ढूंढना है। तो ये आपका बी, तो सबसे पहले तो बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करो, कितना आएगा, -8 -0, मतलब -8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब आपको पता है बी इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट का हमारे पास डायरेक्टली शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या कहता है कि इनको क्या कर लो, इंटरचेंज, -2 ऊपर, यहाँ पर 4, इनके साइन चेंज कर दो, यहाँ +1, बस ये आपका एडजॉइंट आ गया। तो बी इनवर्स कितना आ गया, बी इनवर्स होता है एडजॉइंट बी अपॉन बी का डिटर्मिनेंट। बी का डिटर्मिनेंट कितना है, -1/8 -2 0 1 4, ये आ गया जी इनवर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चे, अब हमें ए फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू, इसको लिखो 17 10 0 -16, और इसको b से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। बी इनवर्स से ये पड़ा, इसका -1/8 तो कांस्टेंट स्केल है, इसको बाहर लिख लो, इसको लिखो जी -2 0 1 और 4। अब आपको पता है बच्चे ये एक 2x2 मैट्रिक्स है, ये एक 2x2 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो कितना आएगा, 17 -34 + 10 0 + 40, आगे आ जाओ, 0 -16 0 -64, ठीक है। इसको भी अंदर ले जाओ, ये कितना बना, -24, कितना बना, -24। तो ए कितना बच्चे आया, इसको अंदर लेके जाओगे तो 3 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, 2 आएगा और 8 आएगा। मुझे आंसर चेक करने दो बच्चे, एक बार मुझे आंसर चेक करने दो। यस बच्चे, हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। ए मैट्रिक्स हमने ढूंढ लिया। ए मैट्रिक्स के अलावा उन्होंने ये भी हमें बोला है, ए मैट्रिक्स के अलावा उन्होंने ये भी हमें बोला कि ए इनवर्स भी फाइंड करो। तो ए इनवर्स को हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो यार, सबसे पहले ये जरूरी है। कितना आएगा, 3 8 24 -+ 10, कितना आया, 34, ठीक है। तो अब एडजॉइंट ए निकाल लो यार, एडजॉइंट ए बहुत ईजी है, रिप्लेस कर दो 8, यहाँ पर 3, इनके साइन चेंज कर दो, यहाँ 5, यहाँ -2, तो ए इनवर्स, फिर से वही फॉर्मूला, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स कितना आएगा, 1/34 8 5 -2 और 3। तो ये देख लो कितना आसान क्वेश्चन था। किस में से पूछा, मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट में से। आपको हर बार बोलता हूँ कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में से 5 नंबर का क्वेश्चन तो मैट्रिक्स मेथड में से आएगा, और बाकी जो 5 है वो इस तरह के क्वेश्चन है। 3 नंबर का था, तो देख लो कितना आसान क्वेश्चन है, ये कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ जी। अब ये देखो, ये ऑप्शन में क्वेश्चन था, ठीक है, उसी पेपर में ऑप्शन में क्वेश्चन था। हमें एक A² मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो बोल रहे हैं कि शो दैट A³ इज इक्वल टू, हमें ये प्रूव करना है, A³ इज इक्वल टू A⁻⁻1। अब आपको पता है कि अगर मैं दोनों साइड A से मल्टीप्लाई कर दूं इस तरह से, तो ये कितना बन जाएगा सर जी, A⁻4, ये कितना बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं ये भी प्रूव कर दूं तो भी मेरा काम जो है वो चल जाएगा। मैं सर इस रिजल्ट पर कैसे पहुंचा कि मुझे यही करना है, वही बच्चे यहाँ पर A² है, तो मैं A² से A³ कैसे निकालूंगा।
बट मैं ए स्क्वायर से A4 निकाल सकता हूँ कि मैं ए स्क्वायर को क्या कर सकता हूँ। देखो बच्चे, ये A4 है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। बस इसी मोटिव से मैंने इसको सॉल्व किया। ये देखो 0 -1 0 -2 2 -3, ठीक है, 3 -4 4 0 -1 0 -2 2 -3, ठीक है। अब ये 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है, मल्टीप्लाई हो सकता है। इसको करो जी मल्टीप्लाई, कितना आएगा यहाँ पर 9 0 -8 आ गया हूँ, -12 +4 +8 12 0 -12 आ गया हूँ, 0 0 0 0 +1 +0 0 0 0 आ गया हो, -6 + 0 + 6 +8 +8 -2 -6 -8 + 0 + 9। तो अगर आपने गौर किया हो, ये कितना आंसर आ रहा है, ध्यान से देखना, ये कितना आंसर आ रहा है, कितना आया 1, ये कितना बना 0, ये कितना बना 0, ये कितना बना 0 1 0, ये 0, ये 0, ये 1। तो वही हमें प्रूव करना था कि a की पावर 4 जो है, यही हमें बच्चे प्रूव करना था कि a की पावर 4 जो है वो कितना आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कितनी आसानी से हमने 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कर लिया। आ जाओ जी नेक्स्ट, डेरिवेटिव में से क्वेश्चन पूछा गया, अच्छी बात है। डेरिवेटिव मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कंटिन्यूटी चाहे छोड़ दो बच्चे, डेरिवेटिव मत छोड़ के जाना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x sin a + y = sin y। sin y को उधर ले जाओ, ठीक है। ऐसा करो, x की टर्म्स को सेपरेट कर लो, हमेशा इस तरह से डेरिवेटिव करने से थोड़ा सा आसान हो जाता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको डेरिवेटिव करो, अब डेरिवेटिव करना, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर क्या लगेगा, कोशेंट रूल, sin a + y एज इट इज। साइन एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है सर जी, cos एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है हमारा y, माइनस sin y एज इट इज। फिर से वही सर जी, साइन एंगल का डेरिवेटिव cos एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है a + y, कुछ भी नहीं है। नीचे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर a + y, इस तरह से, ठीक है। तो 1 = कितना बना, साइन a + y cos y, साथ में क्या है dy/dx, माइनस साइन y cos a + y, साथ में क्या है, a का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव dy/dx। ऐसा करो, ये जो साइन स्क्वायर a + y है, इसको राइट साइड पे ले जाओ, लेफ्ट साइड पे ले जाओ, साइन स्क्वायर a + y, इस तरह से, ठीक है। उधर से dy/dx कॉमन ले लो। मैंने साइन स्क्वायर a y को सेपरेट क्यों कर लिया, कि मुझे अपने आंसर में दिख रहा है। यहां से सेपरेट करो dy/dx, अंदर कितना आएगा, साइन a + y, ऐसा करो, यहां पर मत करो, थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा करके देखें इधर, यस, ये देखो, अब करते हैं, अब यहाँ पर करते हैं, साइन स्क्वायर a + y = dy/dx कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, साइन a + y cos y माइनस साइन y cos a + y। अब यहाँ पर बेसिकली मैं एक फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। चेक करो ये कितना होता है, ये होता है साइन a - b, ठीक है। तो अंदर कितना आएगा, साइन। देखो ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं वैसे तो इसको इधर ले आके छोड़ सकता था, बट क्योंकि प्रूव दैट है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो कितना आएगा, dy/dx, यहाँ पर साइन a कितना है, a + y माइनस b मतलब y, ये कट गया। तो इस साइन a रह गया, a को इधर ले आओ, साइन स्क्वायर a + y डिवाइड बाय साइन a। तो
तो ये आपका आंसर है बच्चे। ठीक है जी, तो इस तरह डेरिवेटिव क्वेश्चन था, 3 नंबर में पूछा गया यार, कर देना, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑब्वियसली बात डेरिवेटिव में से है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो हर एक ना पेपर में एक पैटर्न होता है कि जैसे वो क्वेश्चंस को डिवाइड किया रहता है। जैसे अगर एक सेट में मतलब इंटीग्रेशन में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 3-3 नंबर के, तो हर एक सेट में इंटीग्रेशन के चाहे क्वेश्चन अलग होंगे पर वो 3-3 नंबर के आएंगे। जैसे 2024 में डेरिवेटिव पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस था उनका। ठीक है, अब यहाँ पर ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। ठीक है, तो जैसे ही हमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल देखा और यहाँ पर प्लस या माइनस देखा, तो मुझे पता कि लॉग से करना है, बट डायरेक्टली लॉग नहीं लेना। सबसे पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, इसका डेरिवेटिव भी कर दो, डी वाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, इसको कर दो नंबर 1। अब हम सेपरेटली इनको सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे लेट u इज इक्वल टू कॉस x की पावर x। सबसे पहले क्या करेंगे सर जी, लॉग ले लो, लॉग कॉस x की पावर x। अभी x जो है ये आगे आ जाएगा, ये x जो है ये आगे आ जाएगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी है। प्लीज़ इसको याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे ही ये x जो ऊपर था नीचे आया, अपने लेवल पे आया, हमने पकड़ के इसको डेरिवेटिव कर देना है। कर दो जी डेरिवेटिव। फिर से बोल रहा हूँ या ध्यान से देखना, 1 एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल प्लस, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ लॉग कॉस x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। क्योंकि इस तरह से बोलने से, मैं ये नहीं बोला ऐसा लिखो, बट इस तरह से बोलने से आपसे कभी गलती नहीं होगी। देखो कैसे, ये देखो 1 एंगल कितना है, u डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है कॉस x, एंगल कितना है कॉस x। क्वेश्चन हमारा पूरा हो भी गया, मतलब कभी गलती नहीं होगी आपसे। नेक्स्ट आ जाओ जी, क्या करेंगे, देखो 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय कॉस एक्स। अब किसका डेरिवेटिव करना है सर जी, कॉस एंगल का, कॉस एक्स का नहीं, कॉस एंगल। कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, इसलिए हम लिखते नहीं है उसको, लॉग कॉस एक्स। लो जी, थोड़ा और सॉल्व करें, डी यू बाई डी एक्स, यू को उधर ले जाओ, ये कितना बन गया माइनस एक्स, साइन बाई कॉस कितना होता है tan एक्स, प्लस लॉग कॉस एक्स। ठीक है जी, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जो है ये पड़ी। ठीक है, ये लो जी। अब हमें क्या करना है, अब हमें साथ में इसकी जो है वी कितना है हमारा, कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब यहाँ पर लॉग लगाने की नीड है नहीं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या करो डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है -1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ये देखो जी, इस तरह से एंगल कितना है रूट एक्स, एंगल कितना रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स कितना आया, -1/1 माइनस ये कितना आया x, रूट एक्स का स्क्वायर x। अब इसका डेरिवेटिव 1/2, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव फंक्शन कौन है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1। ठीक है, तो ये आ गया जी, तो इसको थोड़ा ढंग से लिखना, लिख लो -1/2 1 माइनस एक्स, इसको भी नीचे लिख लो इस तरह से। ये लो जी, ये आपकी डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू है, ये आपके डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू है। ये देखो जी, अब दोनों वैल्यूज़ को हमें क्या करना है 1 में फिल करना है। ठीक है, पुट n 1। जैसे ही हम 1 में फिल करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू से क्या आएगा मेरा डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस एक्स tan एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। आगे -1/2 रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स।
तो ये बच्चे आपका फाइनल आंसर है। मुझे एक बार आंसर चेक करने दो, कहीं कोई डेरिवेटिव में मिस्टेक ना हो जाए। यस, बिल्कुल सही है जी। अब देखो बच्चे, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सच सच बताना। देखो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इंटीग्रेशन में हमारा माइंड मैप हमारी कितनी हेल्प कर रहा है आपको पता है। ये नॉन अलजेब्रिक है तो हम एंगल चेक करेंगे x 2x। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया हुआ है कि एंगल को ना सेम करने की कोशिश करो। यहाँ पर 2x है ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखो यहाँ पर लगाता हूँ मैं, dx अपॉन cos x। तो यहाँ पर कितना लिखोगे? cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और मैंने आपको बहुत सी वीडियोस में बताया कि जब भी cos स्क्वायर साइन स्क्वायर इस तरह की सारी सिचुएशन हो तो हमेशा cos स्क्वायर से इसको खत्म करने की कोशिश करो, इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो। तो cos x, ठीक है, तो यहाँ पर करो तो cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। और मल्टीप्लाई की डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने कर लिया, ये आपस में कट जाना है, ठीक है, ये आपस में कट जाएगा। अब जैसे ही ये कट गया बच्चे, तो हमारे पास कितना बचा? तो हमारे पास बचा dx अपॉन cos x, ठीक है, 1 माइनस ये कितना बना? साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर x, ठीक है। अब ये जो cos स्क्वायर है इसको बाहर निकाल दो, बाहर कितना देगा? cos x जाएगा, तो यहाँ पर पहले से cos पड़ा है तो cos स्क्वायर बन जाना है। अब उससे क्या होगा? अब 1 बाय cos स्क्वायर कितना होता है? सीकेंड स्क्वायर x dx। तो ये हमारा क्वेश्चन अब काफ़ी मतलब कि आसान फॉर्म में आ चुका है। अब फिर से माइंड मैप कहता है कि tan का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, पुट tan x इज इक्वल टू t। tan x को t पुट कर लो, तो यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर x dx की वैल्यू कितनी आएगी? dt, ठीक है। तो ऊपर कितना आएगा बच्चे? ऊपर आएगा dt, नीचे आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट। और इसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है? साइन इनवर्स t प्लस सी। और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स tan x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। मुझे ये बताओ इसमें मुश्किल क्या था? बहुत आसानी से हमने ये क्वेश्चन जो है कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, बार बार ये ध्यान में 3 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो ये नेक्स्ट 17th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं कि बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन और क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करते हैं उसको करके चले जाना। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन है, बट अगर आपने मेरे से पढ़ा तो ये आप क्वेश्चन कर लोगे। सबसे पहले देखो, मैंने आपको ये बताया जब समथिंग अपॉन क्वाड्रेटिक हो, मतलब जैसे कॉन्स्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक हो या कुछ भी ऐसा हो, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ऊपर कुछ नंबर है, सबसे पहले देखो इसका डेरिवेटिव कितना है। इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव आएगा 4 माइनस 4x। कितना आएगा? 4 माइनस 4x, क्योंकि हमारा माइंड मैप क्या कहता है कि नीचे डिग्री 2 है, ऊपर 1 है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव हम ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। अब डेरिवेटिव यहाँ पर थोड़ा मुश्किल बनेगा। अब ऐसा करो, सबसे पहले इसमें से माइनस, ऐसा करो 5 को पहले हटाओ, तो इसमें से ऐसा करो माइनस 5 को कॉमन ले लो। अंदर कितना आएगा? माइनस x प्लस 3/5 करके देख लो। माइनस माइनस प्लस 5x, ये कट जाएगा, -3 रह जाएगा, ठीक है। तो पहले मैंने ये कर लिया, नीचे वैसे ही लिख लो। अब इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास -x तो आ गया, तो इसको क्या करेंगे हम? ऐसा नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। तो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 4x प्लस 12/5, नीचे वही 1 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है -4x तो आ चुका है, +4 -4 लिखना है, तो यहाँ पर आप लिख दो बच्चे, लिखो यहाँ पर +4 -4। अब जैसे ये कर दिया, अब इनको सेपरेट कर दो, ठीक है। इनको क्या करो? सेपरेट कर दो। चलो करते हैं, यहाँ पर इसको हटाओ, ठीक है। तो कैसे करेंगे? -5/4, तो यहाँ पर लिखो बच्चे -4x प्लस 4, इनको सेपरेट कर दिया मैंने, -4x प्लस 4 डिवाइड बाय, इसको ऐसे लिखो 1 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको dx खत्म ही कर दो, -5/4 फिर से लिखो ताकि गलती हो ही ना, 12/5 और यहाँ पर कितना है? -4। इसको सॉल्व ही कर लो, 12/5 -4, 5 4s are 20/5 -8/5, ठीक है। -8/5 लिख लेते हैं इसको क्या लिखेंगे? -8/5, नीचे क्या आएगा? वही 1 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर dx, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको पता है
मैंने आपको दो टेक्निक्स बताई थी इंटीग्रेशन में कि अगर फंक्शन की पावर n हो साथ में उसका डेरिवेटिव है, अगर फंक्शन नीचे हो ऊपर उसका डेरिवेटिव है। अब क्योंकि इसकी पावर भी है तो देखो इसको ऐसे लिखो -5/4, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 + 4x -2x स्क्वायर की पावर -1/2, साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है, साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है। ठीक है, अब इसको -8/5 को बाहर लिख लो, ये बन जाएगा +5/4 × 8/5। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कितना रह गया, मेरे पास रह गया 1 + 4x -2x स्क्वायर, ये कट जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फंक्शन की पावर n साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है, इसका आंसर होता है फंक्शन जो भी है उसकी पावर n+1, मतलब -1/2 प्लस करेंगे तो 1/2, नीचे भी 1/2, यहाँ पर कितना आएगा -5/4। तो इसकी इंटीग्रेशन हमारी हो चुकी है। वैसे इसको कट करना है, कट कर दो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसका रह गया तो 2dx/1 + 4x - 2x स्क्वायर, तो ये आ गया। ठीक है, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं dx/1 + 4x। अब आपको पता है ये समथिंग कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक है, और जब भी ये सिचुएशन हो, चेक कर लो एक बार, यही है, यस, जब भी ये सिचुएशन हो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका कॉफिशिएंट x का 1 होना चाहिए, तो इसमें -2 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा x² -2x। ठीक है, और यहाँ पर -1/2, देखो मैंने सही लिखा है, देखो बच्चे मैंने सही लिखा है, -2x² + 4x + 1, ठीक लिखा है मैंने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट देखो, -2 उसका हाफ, 1 का -1 का स्क्वायर +1 -1, तो यहाँ पर क्या करो +1 -1, इस तरह से सब कुछ हम ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे, इस माइनस को कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, अब जिसको मतलब ऐड किया, जैसे ये वाला और जिसको ऐड किया, इसको इकट्ठा रख लो, -2 अंदर लिखो x² -2x + 1, ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए हैं, -1/2 और -1, ये कुछ इस तरह से बन गया, ये देखो जी। ठीक है, ये किसका स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा x - 1 का होल स्क्वायर, चेक कर लो, ये कितना बना -3/2, बाहर -2 पड़ा है, √। ठीक है जी, अब ऐसा करो सिर्फ 2 को बाहर निकाल लो। ठीक है, इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, इस 2 को बाहर निकाल लो, √2, और इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये बनेगा 3/2 -x - 1 का होल स्क्वायर √, इस तरह से। अब वापस से इंटीग्रेशन में फिल करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 पहले से बड़ा, नीचे भी 2 √2 आ गया, dx/, ये किसको लिखोगे 3/√2, इस तरह से, a² -x² √, तो इसको भी कट करना, कट कर लो, ये √2 रह गया, sin इनवर्स x/a, ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो +c, तो फाइनल आंसर मेरा कितना आया, फाइनल आंसर मेरा आया, यहाँ पर भी पहले लिखा हुआ है मैंने, -5/2 1 + 4x -2x स्क्वायर की पावर 1/2, √2, सॉरी प्लस आएगा बीच में ना, प्लस ही है ना, यस, प्लस √2 साइन इनवर्स, √2 को ऊपर लिख लो, x - 1/√3 + c। एक बार जस्ट मुझे इसका आंसर चेक करने दो, जस्ट आंसर चेक कर, -5/2, यस, बिल्कुल 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 एक्यूरेट है। तो देख लो, मतलब ये आसान क्वेश्चन है बच्चे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ पार्शियल फ्रैक्शन और कुछ भी ना हो इंटीग्रेशन में से, तो पार्शियल फ्रैक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन करके चले जाना। हो सकता है कि वो बोलते हैं ना कि कई बार हमारा तीर तुक्का चल जाए, तो इसलिए बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ऐसे ही करना है, बट अगर आप इंटीग्रेशन छोड़ के जा रहे हो तो प्लीज़ मेरे कहने पर एक बार कर लेना। कहाँ से क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में से। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले सर हम ये देखेंगे कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। अब जैसे ही मैंने लॉग देखा, उसके एंगल में एक्स ही है, तो इट इज़ नॉट होमोजीनियस। ठीक है, उसके बाद मेरे दिमाग में आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, दो तरह की होती है। अब यहाँ पर लॉग के अंदर x है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y हो सकती है, तो इसको मुझे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं जी। ऐसा करो, dx से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर y, यहाँ पर x, dy/dx
प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स तो ख़त्म हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उधर ले जाओ तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स लॉग एक्स। इस एक्स से भी डिवाइड करो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स से एक्स कट गया। ठीक है, इसको इधर ले आओ डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब आपको क्लियरली बच्चे पता है, अब आपको क्लियरली पता है कि यहाँ पर हमारा p कितना है, p कितना है हमारा -1/x और q कितना है हमारा log x। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक सेम क्वेश्चन आपको MCQs में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आ सकता है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो इसका e की पावर p dx मतलब -1/x dx मतलब 1/x की इंटीग्रेशन log x प्लस c हम नहीं लिखते, इसमें मैंने आपको रीज़न बताया था। ठीक है, अब e और log में माइनस बीच में आ गया, इस माइनस को पहले हटाओ। log की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी log के आगे है ना वो पावर में चला जाता है। e और log इकट्ठे हो गए तो ये 1/x बन गया, x की पावर -1 मतलब 1/x। अब हमारा आंसर जो है वो कैसे आएगा, y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ। ये का क्वेश्चन मैं वैसे बता रहा हूँ, ये जो चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर ये वाला, ये आपको एक बार रीजनल सेशन में पूछा गया था कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y को। ठीक है, तो हर चीज़ में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ 1/x q कितना है, q है जी आपका log x इंटू 1/x dx। अब y/x, अब आपको पता है log x का डेरिवेटिव उसके साथ में पड़ा है, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो फंक्शन की पावर एक बढ़ा दो, नीचे बढ़ा दो प्लस c। ये आपका आंसर है। आई थिंक जनरल सोल्यूशन ही हमें फाइंड करना था, तो ये आपका आंसर है बच्चे, और जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी में से उठा के उन्होंने पूछ लिया। मैं आपको बता भी देता हूँ ये एनसीईआरटी में आई थिंक एमसीक्यू है, बट यहाँ पर कितने नंबर पूछा है, 3 नंबर में। ए बी सी 3 वेक्टर 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन शो दैट ए क्रॉस बी। देखो ट्रायंगल, अगर वो ट्रायंगल बन रही है बच्चे, देखो अगर वो ट्रायंगल बन रही है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमेशा ऐसे लिखा करो। देखो अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ यहाँ पर, देखो सपोज ये कोई ट्रायंगल है, ठीक कुछ भी है। अब मान लो आप डायरेक्शन की मेंशंस कर दो यहाँ पर, जैसे ये ए वेक्टर जा रहा है इधर को बी वेक्टर जा रहा है और इधर को वापस सी वेक्टर आ रहा है। मतलब हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे, जिसको हम बोलते हैं ना, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं कि हम ए से बी गए, फिर बी से सी गए, फिर सी से ए गए, वापस वहीं पर आ गए, इसलिए इसको लिखते हैं जीरो वेक्टर। यानी कि इसको मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। जब भी 3 वेक्टर्स ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम हमेशा ये लिख सकते हैं। अब इसमें बस आपको एक स्टेप याद रखना कि हमें ये प्रूव करवाना है। सबसे पहले आपका क्या करो, इसकी क्रॉस कर दो ए प्लस बी प्लस सी से, बस आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर, ए क्रॉस ए, फिर कितना आएगा सर जी ए क्रॉस बी, फिर कितना आएगा सर जी ए क्रॉस सी, और ए क्रॉस 0 कितना होगा 0। अब आपको पता है ए और ए में एंगल 0, साइन 0 0 होता है तो 0 आएगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस सी। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो ये इज इक्वल टू, देखो इसको मैं उधर ले गया, इस तरह से है ना। अब आपको पता, अगर मैं इसको उल्टा के लिख दूँ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, क्योंकि माइनस का फर्क है वो मैंने निकाल दिया, तो ये बराबर हो गए दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख के रख लो, तो ये आपका नंबर 1 है। ठीक है, अब सेम वे से ऐसा करते हैं, इसको b क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी प्लस सी को। ठीक है, इज इक्वल टू 0, मैंने मतलब कि इस तरह से लिखो b क्रॉस 0। कितना आएगा बच्चे, b क्रॉस a प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 0 आएगा। ठीक है, बी क्रॉस ए, ये बी क्रॉस बी कितना होगा बच्चे, 0 होगा। ठीक है, प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा करो, इस बी क्रॉस ए को उधर ले जाओ, क्योंकि मुझे बी क्रॉस सी अपने आंसर में चाहिए, आप चेकआउट कर सकते हो, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, अब इसको भी उल्टा करके लिखो यार, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब इससे क्या होगा, देखो इसको नंबर 2 दे दो, फ्रॉम 1 and 2। मुझे सब ये बताना ये क्वेश्चन कितना का मुश्किल है, फ्रॉम 1 and 2। अब 1 and 2 से क्या होगा, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के इक्वल है, ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के इक्वल है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी
इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो ये बच्चे आपका जो है ये आंसर है। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया बच्चे। बहुत आसान क्वेश्चन था। कितने नंबर का, बार बार बोल रहा हूँ, कितने नंबर क्वेश्चन था ये? यस, 3 नंबर का। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है जी, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन पढ़ के देखना। देखो चलो मैं पहले पढ़ता हूँ। इट इज़ नोन दैट 20% of the students in a school have above 90% attendance and 80% of the students are irregular। तो पहले डाटा बनाने की कोशिश करो। 20% बच्चे जो हैं वो, यानी कि इसको ऐसे समझो, 20% बच्चे जो हैं वो क्या हैं? रेगुलर हैं, और 80% बच्चे जो हैं वो इर्रेगुलर हैं, IRR। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। Past year result shows that 80% of the students who have above 90% attendance, जो मतलब कि रेगुलर 90% अटेंडेंस को मैं क्या मानूंगा? रेगुलर। एंड 20% ऑफ इर्रेगुलर स्टूडेंट गेट्स ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। मैं आपको एक बात बताऊं बच्चे, ये क्वेश्चन जब आप कंप्लीटली पढ़ोगे ना, ये इतना आसान है। प्रॉब्लम पता कहां पर है? प्रॉब्लम ये है कि जब पेपर में, देखो अब मैं आपको करवा रहा हूं, आपको ये लगेगा सर इतना आसान क्वेश्चन है ये, बट जब यही क्वेश्चन हम पेपर में पढ़ते हैं तब हमारे ऊपर प्रेशर होता है। दूसरा, एक कॉन्फिडेंस की कमी कि क्या मैं ये इतना ही आसान है जितना मैं समझ रहा हूं, या मतलब खुद पे हम डाउट करते हैं कि यार ये इतना आसान कैसे हो सकता है, ये तो मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि, तो यही कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आना है। ये क्वेश्चन इतना आसान है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं। तो इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए बच्चे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ 15 डेज स्ट्रेटजी। देखो उसमें मैंने बहुत काम किया है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है अचीव कर सकते हो। देखो पहले इसको लिखते हैं। 20% स्टूडेंट, देखो 80% स्टूडेंट्स जो 90% मगर रेगुलर वाले बच्चे जो हैं, इनमें से 80% बच्चों का क्या है? ए ग्रेड है। इनमें से 20% बच्चों का क्या है? ए ग्रेड है। इसको समझने की कोशिश करो। डाटा हमेशा लिखा करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये सब कुछ कंफ्यूज करने के लिए। एट द एंड ऑफ ईयर ए स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द स्कूल एंड फाउंड टू हैव ए ग्रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज इर्रेगुलर? आप झट से पहचान लोगे सर ये बेस थ्योरम है, क्योंकि सर आपने बताया इसमें एक इवेंट जो है ये हो चुका है। कौन सा इवेंट हो चुका है? स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड, या कुछ भी लिख लो यार, ए ग्रेड मैंने तो वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? कि वो इर्रेगुलर है, स्टूडेंट इज इर्रेगुलर। सर जी ये भी तो हो सकता है कि वो रेगुलर हो, बस ये हमारा क्वेश्चन है। स्टूडेंट इज रेगुलर। तो बस यही हमें बच्चे, ये देखो ये वाली चीज़ जो है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो ये डाटा जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए, अब ध्यान से पढ़ना। डाटा हमने लिखा हुआ है ना, अब देखो आपको पता है हमें E1 फाइंड करना है, और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है A/E1। हमें E2 फाइंड करना है, और हमें क्या फाइंड करना है? A/E2। बस यही फर्क है। E1 का मतलब क्या है? E1 का मतलब है कि स्टूडेंट इर्रेगुलर है। मुझे सिर्फ ये बताओ इर्रेगुलर स्टूडेंट कौन से हैं? कितने हैं? 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इर्रेगुलर, मतलब 80/100। E2 का मतलब क्या है? स्टूडेंट इज रेगुलर। कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो रेगुलर है? 20%, 20/100। समझ में आया इतना? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा उन्होंने, इसको ध्यान से पढ़ना। A/E1। E1 का मतलब क्या है? E1 का मतलब है स्टूडेंट इज इर्रेगुलर, मगर स्टूडेंट जो है वो इर्रेगुलर है, नीचे वाला इवेंट हो चुका है। ए का मतलब क्या है? कि उसका ए ग्रेड आया। साफ साफ लाइन लिखी हुई है। 20% बच्चे जो इर्रेगुलर हैं, 20% बच्चे जो इर्रेगुलर हैं उनका ए ग्रेड आता है। अब जो बच्चा इर्रेगुलर है उसका ए ग्रेड आया, इसके चांसेस कितने हैं? 20/100। कुछ नहीं है। यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर अब देखना कितना आएगा। पढ़ो इसको। A/E2 का मतलब क्या है? E2 हो चुका है। E2 क्या हो चुका है? स्टूडेंट इज रेगुलर। स्टूडेंट क्या है? रेगुलर, उसका ए ग्रेड आया। अब जो स्टूडेंट रेगुलर है उसका ए ग्रेड आता है, तो 80% बच्चे ऐसे हैं जिनका ए ग्रेड आता है, तो यहां पर 80/100
100। इतना आसान ये क्वेश्चन है। अब आपको पता है इसको कट करना, कट कर लो, ज़्यादा मत कट करना, ठीक है, ताकि एलसीएम वगैरह हमारा सेम आए, ठीक है। तो अब हमें जस्ट देखो नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ, हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, E1/A, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यहाँ पर A/E2। अब E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है हम देख लो, 8/10, और उसकी कितनी है 2/10, चेक करो उसके सामने 2/10, ठीक है। तो सेम नीचे पैटर्न फॉलो होगा, 8/10, 2/10, 8/10 इंटू 2/10, यही है। E2 की कितनी है, E2 की 2/10 है, उसकी 8/10 है, चलो ऐसे लिख लो, 2/10 इंटू 8/10, वैसे आंसर फर्क तो पड़ेगा नहीं, 16/100, नीचे कितना आएगा 16/100 प्लस 16/100, 16/100, 32/100, ये कट गया तो कितना आ गया 1/2। तो ये हमारा बच्चे आंसर है। इतना आसान ये क्वेश्चन है। आई होप ये आपको क्लियर है। जस्ट आपको डाटा में वो उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो ये नहीं बोल रहे कि वो रेगुलर है, ये बोल रहे हैं कि 90% अटेंडेंस वाले बच्चे जो हैं वो रेगुलर हैं और बाकी स्टूडेंट इररेगुलर है। अब यहाँ पर जानबूझ के लिखा, ऐसा नहीं लिखा कि 80% रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं उनका ए ग्रेड है, यहाँ पर जानबूझ के लिखा कि 80% जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अब अटेंडेंस जो है 90% से ऊपर है उनका ए ग्रेड है, यानी जानबूझ के उलझाने की कोशिश की गई है। जितना आप कॉन्फिडेंटली पेपर में बैठोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए बच्चे, इसलिए बोल रहा हूँ वो कॉन्फिडेंस अटेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये उसी सेट में से 2024 कंपार्टमेंट के दूसरे सेट का ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब देखो एक्स है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो इसको कैसे करना है मेरे को बताओ। देखो आपको पता है यहाँ पर क्लियरली में फॉर्मूलास पता है कि अगर हम x को tan थीटा फिल करें तो ये क्लियरली cos, देखो cos इनवर्स है तो मुझे चाहिए कि अंदर cos की टर्म ही आए, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो अगर मैं x को tan थीटा फिल करूंगा तो y यहाँ पर हमारी आएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरी काम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिकली बन जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब ये आपस में कट गया तो मेरे पास कितना आया 2 थीटा, ठीक है जी। यहाँ पर अब देखो बच्चे यहाँ पर 2 थीटा, यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करो, यहाँ से थीटा कितना आएगा tan इनवर्स x, क्योंकि अल्टीमेटली करना तो हमें डेरिवेटिव ही है ना, तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव करो dy/dx 2, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। तो देख लो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे, इसमें बताओ मुश्किल क्या है, इसमें बताओ बच्चे मुश्किल क्या, बहुत आसानी से हमने इसको कर लिया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। अब इस क्वेश्चन में आपको ना प्रूव दैट में दिक्कत आ सकती है बच्चे, मैं वो बताऊंगा। देखो कैसे, देखो सबसे पहले क्या करो, देखो इसको स्टेटमेंट को दोबारा से लिखो, x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। अब क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल हमें लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, इसमें आप कई बार ना इसमें बच्चों का आंसर नहीं आता बाद में, ठीक है। अब y आगे आ जाएगा, यहाँ पर log x रह गया, log e इकट्ठे हो गए x माइनस वाई, log e 1 होता है। अब इसका डेरिवेटिव करो, y एज इट इज 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, मैंने आपको हमेशा इसी तरह से करवाया, प्लस log x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy/dx, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy/dx। अब आपको यहाँ पर एंगल x है, यहाँ पर एंगल x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो इसलिए हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पर सिर्फ y बाय इस तरह से रह गया, ठीक है, y/x। यानी कि इसको उधर ऐसा करो, इसको इधर ले आओ, log x dy/dx, डेरिवेटिव तो हमने कर ही लिया, और डेरिवेटिव तो हमने 2 स्टेप्स में कर लिया, 1 माइनस y/x, डेरिवेटिव हमने 2 स्टेप्स में कर लिया। बट हमें यहाँ पर बच्चे नंबर जो हैं, मतलब कि ध्यान से देखना, यहाँ पर हमें आंसर को ये प्रूव करवाना है, ठीक है। यहाँ से dy/dx कॉमन लो, तो dy/dx जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास 1 प्लस log x। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करना, तो x माइनस वाई और नीचे कितना है
इस तरह से है, और हमारा आंसर बिल्कुल भी आसपास मैच नहीं कर रहा। चलो फिर भी हम फाइनल आंसर के पास पहुंचते हैं कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किस तरह से इस सिचुएशन में फंसो तो आप किस तरह से इसको हैंडल करोगे। ठीक है, तो ये आ गया, बट हमारा आंसर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो जब भी ये सिचुएशन में फंसो कि आपने डेरिवेटिव बिल्कुल एक्यूरेटली किया हो बट आपका आंसर प्रूव दैट के कारण मैच नहीं कर रहा, तो आपने हमेशा गिवन की हेल्प लेनी है। अब यहाँ पर जो हमारा गिवन है ये देखो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ये देखो कि हमारे आंसर में हमें देखो ये नहीं 1 प्लस लॉग एक्स, चलो वैसे बता दूँ, इस लॉग एक्स ई को मैं लिख सकता हूँ ना, वैसे ही बता दूँ लॉग एक्स प्लस लॉग ई। लॉग ए भी कितना होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ई कितना होता है 1 प्लस लॉग एक्स सी है ये बेसिकली। तो ये तो हमें चाहिए, मगर ये दो नंबर्स जो है मुझे नहीं चाहिए। तो मैं गिवन से x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पर फिल करूँगा। x माइनस वाई की यहाँ वैल्यू फिल करूँ, कितनी आएगी y लॉग x। ये लो जी y लॉग x। तो अब मैं कुछ पास पहुँचा कि लॉग x आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो y है और ये वाला जो x है ये नहीं मुझे चाहिए। अब फिर से मैं गिवन की हेल्प लूँगा, तो y लॉग x इज इक्वल टू x माइनस वाई, कुछ इस तरह से है। तो y बाई x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा करो y से x से डिवाइड करो, y बाई एक्स लॉग x 1 y बाई एक्स को इधर ले आओ, ये कॉमन आ जाएगा 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू 1। तो y बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/1 प्लस लॉग x। ठीक है जी, इस तरह से आ गया। अब हो सकता है कि कोई टीचर इसको ऐसे करवा दे कि इसकी एडजस्टमेंट पहले ही हम इस तरह से करें कि डायरेक्टली ये आंसर बन जाए, वो बिल्कुल ठीक है। बट बच्चे मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस पेपर में याद करके नहीं जा सकते। अब जैसे ही आप y बाई एक्स की वैल्यू यहाँ पर फिल करोगे, देखो y बाई एक्स की वैल्यू यहाँ पर फिल करो तो कितना आएगा, y बाई एक्स की वैल्यू हमने फिल की तो कितना आएगा 1/1 प्लस लॉग एक्स। तो ये बेसिकली बन गया इस तरह से 1/1 प्लस लॉग एक्स। तो ये लॉग एक्स का क्या बन गया स्क्वायर। जैसे ही हमने ये वैल्यू यहाँ पर फिल की तो ये बन गया। अब आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग एक्स ई का होल स्क्वायर होगी। लॉग देखो लॉग 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं लॉग ई प्लस लॉग एक्स क्या होगा लॉग एक्स ई। तो इसको इस तरह से मैं आंसर दे सकता हूँ। तो ये प्लीज़ याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, डायरेक्टली पूछा गया पेपर में। अब देखो फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का किसी और सेट में 2024 के कंपार्टमेंट में किसी और सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले देख के ये बताओ कि इसको कैसे स्टार्ट करें। सर आपने बताया था सबसे पहले होमोजीनियस चेक करते हैं। अब जैसे ही हम होमोजीनियस की तरफ गए तो यहाँ पर ना बच्चे ये देखो e की पावर x है, लॉग है, तो ये होमोजीनियस नहीं हो सकता। सर फिर आपने बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखो दो हो सकती हैं या x में या y में। अब e की पावर x है, कॉस भी y भी कॉस के अंदर है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हमारे पास आती है वेरिएबल सेपरेशन। तो ध्यान से देखो, अगर मैं कॉस y dy को ऐसे लिखूं और इस x को मैं इधर ले जाऊं x e x log x प्लस ई एक्स बाई एक्स डी एक्स, तो वेरिएबल हमारे सेपरेट हो गए। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो गए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेट इकट्ठे करेंगे तो लिखो कॉस वाई डी वाई। थोड़ा सॉर्ट आउट करें इसको, एक्स बाई एक्स 1 होगा, ई एक्स लॉग एक्स प्लस ई एक्स 1 बाई एक्स डी एक्स। अरे ये तो बहुत आसान है, ध्यान से देखना मेरी बात। देखो कॉस वाई, देखो कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन, मुझे हमेशा कंफ्यूजन होती है। तो कॉस की इंटीग्रेशन कितनी होगी साइन वाई, यहाँ पर मैं साइन वाई लिखूंगा। अब यहाँ पर देखो log x का डेरिवेटिव उसके साथ में बड़ा, साथ में उसके है ई एक्स। तो इसका डायरेक्टली आंसर होता है बच्चे, इसका डायरेक्टली आंसर होता है ई एक्स लॉग एक्स प्लस सी। यहाँ मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, यहाँ मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है कि ई एक्स के साथ फंक्शन है और ई एक्स के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा है। तो इसका डायरेक्टली आंसर होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज़ की है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे क्योंकि यहाँ पर हमें जो है पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना, y की वैल्यू 90, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 90 साइन 90 और x की वैल्यू 1।
log 1 तो 0 होता है, तो sin 91, तो c की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारे पास आंसर कितना आया, sin y e x log x प्लस 1। तो ये हमारा बच्चे आंसर है। तो ये हमारा बच्चे आंसर है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। बहुत ध्यान से करना, आपके सामने सब कुछ सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब ये देखो, शो दैट दी वेक्टर्स फॉर्म अ वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें ना बच्चे गलती करते हैं। अब इसमें कई बार बच्चे वेक्टर्स फॉर्म, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो वो डायरेक्टली बस डॉट कर लेते हैं, जहाँ पर वो जीरो बना उसको बोलते राइट एंगल ट्रायंगल। ये गलत है बच्चे। पहले मैं ये दिखाना होगा, जैसे बच्चे इसको नाम दो, इसको नाम दो, ये ए, ये बी, वर्टिसेस के नाम रख लो ना, ये सी है, ठीक है। शो दैट दी वेक्टर्स फॉर्म वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ओके, ये वर्टिसेस हमें दी हुई हैं। सबसे पहले ऐसा करो, ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर निकालेंगे किस तरह से आएगा, 2 - 3 -i -j माइनस के 2j -8 के +2 के -6 के। अब इसके बाद निकालो बी सी वेक्टर। मैं बताऊंगा क्यों निकाल रहा हूँ। c - b मतलब 4 - 2 2i -2 प्लस j माइनस ऑफ j -7 के प्लस के, इस तरह से, ठीक है। अब ए बी आ गया, बी से सी से गए हम ए, जो मैंने आपको अभी समझाया था कि हम ए से बी जाते हैं ट्रायंगल में, बी से सी और सी से वापस ए तक। ये चेक करना होता है, अगर जीरो बनना चाहिए अगर ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। सी से ए, यानी कि ए में से सी माइनस करेंगे, 3 - 4 -i जे माइनस ए में से जे प्लस 3j -2 के +5 के। लो जी, अब आप क्या करो, नाउ ए बी लेट लिख लो, ए बी प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं इसको करना, ठीक है। इसको ऐड करना कितना आएगा, 0i 0j 0k। देखो जी, तो ये हमारा एक ज़ीरो वेक्टर आ गया। तो ये हमारा बच्चे एक ज़ीरो वेक्टर आ गया। यहाँ तक देखो आपको समझ में आया, आ गया समझ। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल तो फॉर्म हो रही है, देयरफॉर इट फॉर्म्स ए ट्रायंगल, मतलब 3 पॉइंट्स हैं, ये ट्रायंगल तो फॉर्म कर रहे हैं। अब हमें चेक करना है कि ये मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, लेट ए बी और बी सी की डॉट करते हैं, ए बी डॉट बी सी, देखते हैं ज़ीरो आता है कि नहीं आता। कितना बनेगा, -k2 + k2 -6। तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है ना। अब ऐसा करते हैं, बी सी और सी ए की डॉट करते हैं, -2 -3 +5, ये बन गया जी ज़ीरो। तो देयरफॉर, देखो सी वेक्टर कॉमन है, देयरफॉर इट फॉर्म्स ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और C एंगल जो है इसमें कितना है, 90 का। C एंगल जो है मतलब BC जो है परपेंडिकुलर टू CA है, क्योंकि उस इस तरह से है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है बच्चे, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो मैंने BC देखो ऐसा होगा, ये मान लो BC और A है, ठीक है। तो BC और CA की डॉट जो है वो ज़ीरो बन रही है, बस यहाँ पर 90 है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो फिर से तीसरे सेट का डेरिवेटिव का क्वेश्चन, ये डायरेक्टली NCERT मिसलेनियस का क्वेश्चन है। चेक करना प्लीज़ चेक करना। मिसलेनियस का नहीं होगा तो ये जो उससे पहले की एक्सरसाइज है डबल डेरिवेटिव वाली, उसमें से ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंगल डेरिवेटिव करते हैं इसका, dy/dx ई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, e cos इनवर्स x का -1/1 - x² अंडर रूट। देखो मैं आपको हमें ये समझाया डबल डेरिवेटिव में, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव करना होता है तो कोशिश करो कि सिंगल डेरिवेटिव को पहले ही सॉर्ट आउट कर लो। अगर आप इसका सोल्यूशन कहीं पर देखोगे ना, तो वो सोल्यूशन में क्या करते हैं कि यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं कुछ, कि इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, फिर जब डबल डेरिवेटिव करते हैं तो ये सेम बन जाता है। बट मैं इस तरह से नहीं करता, मैं ये बोलता हूँ बच्चे डेरिवेटिव कर लो। अब ये देखो, ये यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है जी y की। इसको ध्यान से लिख लो, dy/dx की वैल्यू कितनी आई, -(ay/1 - x²।
इसको लिख लिया। अब इसका साथ में डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव कर दो। आओ डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, नीचे वाला फंक्शन है एज इट इज, याद है ना, नीचे सबसे पहले किसका, सबसे पहले हम ऊपर वाले को याद करते हैं, इसलिए सबसे पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ ए वाई। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस ऑफ 2x, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव देखो जी, अब देखो -1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस ए डी वाई बाई, सॉरी इसको माइनस को एडजस्टमेंट करो यार, लो अब देखो माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ ए वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये एडजस्टमेंट होगी। अब देखो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये बन गया 2xy 2a, माइनस तो रहेगा ही है ना, माइनस तो रहेगा ही, माइनस 2axy, और इसे 2 से 2 कट कर दो यार, 2 से 2 कट कर दो, ये 2 मत लिखो यहाँ पर, ये 2 मत लिखो, तो axy अपॉन 1 माइनस, इसको नीचे लिख लो, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चे ये आपस में कट गया। ठीक है, तो मेरे पास डबल डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू कितनी आई, वो आई जी ए स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सारी वैल्यूज यहां पर फिल करते हैं। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ए स्क्वायर वाई माइनस कितना है, माइनस ए एक्स वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रही माइनस ऑफ ए वाई, ये बनेगा प्लस ए एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये आपस में कट गया, तो ए स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स वाई, ये भी कट गया, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है ये प्रूव कर लिया। ये 3 नंबर का बच्चे क्वेश्चन था। ठीक है, तो तीनों सेट्स के डेरिवेटिव क्वेश्चन आपने देख लिए, तीनों अलग अलग आए थे आपको। ठीक है, अब ये देखो फिर से, अब ये फिर डेरिवेटिव का क्वेश्चन एक और आया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही देखा मैंने वेरिएबल की पावर, वेरिएबल है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा इसको u, लॉग नहीं लेना हमें। ठीक है, डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, du बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, इसको नंबर 1 कर दो। अब सबसे पहले क्या करो, लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर cos x। अब लॉग ले लो बच्चे, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर cos x, cos x आगे आ जाएगा, cos x आगे आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है ये। अब जैसे ही cos x आ गया, इसको डेरिवेटिव कर दो, 1 बाई एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब तो सर हम इसको भूलेंगे नहीं, cos x एज इट इज 1 बाई एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल प्लस log x एज इट इज cos एंगल का डेरिवेटिव सर जी माइनस साइन एंगल, एंगल कितना है x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, उसको हम लिखते नहीं है। यहाँ पर हमारा एंगल कितना है, यहाँ पर u, यहाँ पर u, यहाँ पर x, यहाँ पर x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, इसलिए उसको लिखने की नीड नहीं है। ये मैं बार बार आपको हर बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो बच्चे, यहाँ पर हमें मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पर हमें मिस्टेक नहीं करनी। तो इसको फाइनल आंसर कितना आएगा, du बाई डी एक्स का फाइनल आंसर लिखो, तो u को उधर ले जाओ, ये कितना बनेगा, cos x बाई एक्स प्लस, नहीं सॉरी माइनस, है ना, माइनस लिखो, माइनस साइन एक्स और log x। ठीक है जी, अब ऐसा करते हैं साथ में ही इसको सॉल्व करते हैं v को, v कितना है 2 की पावर साइन x। अब log लेने की नीड नहीं है, डेरिवेटिव डायरेक्टली करो। ax का डेरिवेटिव कितना होता है, a एंगल log a, तो यहाँ पर 2 एंगल log 2 देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है हमारा यहाँ पर साइन x। ठीक है,
डी वी बाई डी एक्स 2 की पावर साइन एक्स log 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। तो बस हमें सारी वैल्यूज़ जो हैं 1 में फिल करनी है। पुट इन 1 में फिल करने का मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू cos x बाई एक्स माइनस साइन एक्स log x प्लस 2 की पावर साइन एक्स log 2 cos x। एक बार आंसर चेक कर रहे हो कि क्या मेरा आंसर जो है बच्चे सही आ रहा है, क्या मेरा आंसर जो है सही आ रहा है। ओके ओके ओके, हाँ छोटी सी मिस्टेक है मेरी बच्चे, यहाँ पर ना माइनस आएगा, यहाँ पर ये माइनस आएगा। क्यों आएगा? कि यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल हमारा एक्यूरेट है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, फाइंड जर्नल सोल्यूशन। अब ये देखो थोड़ा सा देखने में डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा है, बट एक्चुअल में ये बहुत 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 आसान है। तो देखो इसमें देखो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर वेरिएबल बड़े आराम से सेपरेट हो रहे हैं, ना तो ये लीनियर डिफरेंशिएशन चेक कर लो ना ये होमोजीनियस है, ठीक है। इसमें क्या करो आप, देखो इसमें क्या करो, डी वाई वाई टर्म को इधर लेके आओ, वाई और लॉग वाई, और उधर x log x dx। अब करो जी इसको इंटीग्रेट, ठीक है। अब कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, ऐसा करते हैं, पुट log y इज इक्वल टू टी, तो 1 बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ ऊपर बन गया डी टी, नीचे बन गया टी, इस तरह से आ गया, ठीक है। अब सेम वे से इसको भी करते हैं, पुट, यहाँ ऐसा करो, इसको पुट नहीं करना पड़ेगा, इसको तो हमें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, पहले इसको कर लो यार। इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, log mod t प्लस सी, ठीक है, सी रहने चलो। तो यानी कि इसका आंसर कितना आया, log mod log y, ये आ गया जी इसका आंसर। अब इसकी बात करते हैं, इसको देखो ये ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, आईलेट लगेगा, आईलेट मतलब एल पहले आएगा, एल और अलजेब्रिक बाद में, ठीक है। इसको पहले तो ऐसे लिखो, log x इंटू एक्स डी एक्स। तो कैसे करोगे इसको, log x फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड की इंटीग्रेशन, फिर होल की इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो log x इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, इस तरह से ये कट गया। तो x बाई 2 log x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, log mod log y इज इक्वल टू log x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर है, चेक कर दो फिर भी। यस बिल्कुल सही है। तो देख लो बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को जो है कर लिया, और 3 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें लास्ट क्वेश्चन है, मगर हमने पूरे सेट्स डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपको लगता है कि हमें केस स्टडीज़ भी डिस्कस करनी है 2023-24 के मगर जितने पेपर हैं कंपार्टमेंट के, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बच्चे लिख सकते हो। फाइंड ऑल दी वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, हमें सभी वो वेक्टर्स फाइंड करें जिनका मैग्नीट्यूड कितना ये, एंड परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर्स, जो इन दोनों वेक्टर्स के क्या हैं, परपेंडिकुलर। ये मान लो आपका ए वेक्टर है, ये मान लो आपका बी वेक्टर है। तो हमें एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जिनका मैग्नीट्यूड ये हो और दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो जब भी हमें दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर ढूंढना होता है, सबसे पहले तो क्रॉस करो यार उसकी, सबसे पहले क्रॉस करो। क्रॉस कैसे करेंगे, आई जे और के, यहाँ पर 2 आएगा, जे है नहीं तो 0, यहाँ पर -1, ये आई है तो 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। चलो जी इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा, 0 प्लस 2 ही आएगा ना, यस, माइनस ऑफ जे 6 माइनस 0 प्लस के 4 माइनस 0, तो कितना आ गया बच्चे, 2i माइनस 6j प्लस 4k, ठीक है। साथ में ही इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लो, 436 प्लस 4 नहीं सॉरी 16 आएगा ना लास्ट में, ये बन गया 40 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 28 14 7, तो 2 रूट 14 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 रूट
14। अब यूनिट वेक्टर, अब ऐसा का यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, जो ए और बी दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। तो कैसे निकालेंगे, वो होता है ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो निकाल लो जी। तो 2i माइनस 6j प्लस 4k डिवाइड बाय 2√14। अब उन्होंने हमें ये बोला, वैसे बता दूं आपको, यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है ना, वो बेसिकली होता है प्लस माइनस। वैसे ही बता दूं, वो होता है बेसिकली प्लस माइनस। यहाँ पर भी लिखना चाहिए ऐसे आपको, क्योंकि प्लस माइनस दोनों ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, अब उसका रिक्वायर्ड वेक्टर कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड वेक्टर मतलब 8 प्लस माइनस 8√14 2i माइनस 6j प्लस 4k डिवाइड बाय 2√14। तो ये बेसिकली √14 से √14 कट गया, √14 से √14 कट गया, प्लस माइनस 4 2i माइनस 6j प्लस 4k। तो ये आपका आंसर है बच्चे, तो ये आपका आंसर है। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर है बच्चे। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट है बच्चे। हमने 5 नंबर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, 3 नंबर के सारे कर लिए, 2 नंबर के कर लिए। अगर आपको लगता है कि हमें सर 2023-24 के कंपार्टमेंट के पेपर के MCQs या केस स्टडीज़ भी करनी है, तो प्लीज़ आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। तो अगर बहुत से बच्चे कहते हैं कि हाँ सर हमें इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, वही अल्टीमेटली मेरी वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है कि आप बच्चों का फ़ायदा हो। और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो मैं इन सभी वीडियोज़ को बनाने के लिए रेडी हूँ, मैं एफर्ट करने के लिए रेडी हूँ, तो आपको भी एफर्ट करने के लिए रेडी होना है। और जहां पर हमने वीडियो स्टार्ट की थी वहीं पर ख़त्म करेंगे बच्चे। मैंने वो क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि सारा वक्त लगा दो उस काम को करने में जो तुम्हारा वक्त बदल दे। मतलब यार ये सोच लो, हमारा ज़िंदगी में आज मतलब कि 1 या 2 तारीख होगी, तो बस सोच लो कि आने वाले 10-12 दिनों में मुझे अपनी जी जान लगा देनी है। बस मुझे वो काश नहीं बोलना कि काश मैं वो दिन पढ़ लेता, काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता, पास हो जाता। हमें ये नहीं बोलना। रिजल्ट चाहे जो भी हो, आपको फिक्र नहीं करनी, रिजल्ट चाहे जो भी बने, हमें बस अपनी मेहनत की तरफ ध्यान देना। और अगर आपकी मेहनत सच्ची होगी ना बच्चे, आपको जरूर उसका फ्रूट मिलेगा। तो मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।